गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज की क्लास में हम सरफेस टेंशन का चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि ये सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है। तो देखो किसी की लैंग्वेज अच्छी हो तो नाम से ही क्लियर है कि लिक्विड की सरफेस में जो टेंशन फोर्स जनरेट होता है, या दूसरे शब्दों में लिक्विड की सरफेस जो टेंशन फोर्स लगाती है, मतलब जो खींचने वाला फोर्स लगाती है, उसी को सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना कि लिक्विड की सरफेस जो टेंशन फोर्स लगाती है, जो खींचने वाला फोर्स लगाती है, उसी को सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि जो फ्लूइड वाला चैप्टर था, उसमें तो हम अंदर वाले लिक्विड की स्टडी करते थे, लेकिन ये जो सरफेस टेंशन का चैप्टर है, उसमें हम पूरे अंदर वाले लिक्विड की स्टडी नहीं करेंगे। इसमें हम केवल लिक्विड के सरफेस की स्टडी करेंगे, है ना? और बिल्कुल कूटनीतिक शब्दों में बोल सकते हैं कि लिक्विड का जो पार्ट एयर या एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, उसको सरफेस बोलते हैं ना। तो फ्लूइड में हमने अंदर वाले लिक्विड की स्टडी की थी, लेकिन इस सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में हम केवल लिक्विड के सरफेस की स्टडी करेंगे, है ना? तो चलो चलो सबसे पहले देखते हैं कि अंदर वाले लिक्विड के कंपैरिजन में सरफेस पर फोर्सेस किस टाइप से डिफरेंट होते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो अच्छे ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन फोर्स बेसिकली कोहेसिव फोर्सेस के कारण क्रिएट होता है। तो देखो कोहेसिव फोर्सेस के बारे में तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ये तुमको पता होगा कि लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच, मतलब वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, है ना? केमिस्ट्री में तुम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हो, और फिजिक्स में इसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और कोहेसिव फोर्स के कारण ही वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, मतलब चिपके होते हैं। बताओ, कोहेसिव फोर्स से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तब तो सारे वाटर मॉलिक्यूल गैस के डाइस से अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोहेसिव फोर्स के कारण ही वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे जुड़े या चिपके होते हैं। ठीक है, तो इस ये सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में हम कोहेसिव फोर्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना? तो बच्चों वापस अपने मेन पार्ट पे आते हैं। तो हमको देखना है कि अंदर वाले वाटर के कंपैरिजन में सरफेस पर फोर्स किस टाइप से डिफरेंट लगते हैं, वो देखते हैं। तो उसको समझने के लिए नॉर्मल सा केस दे रहे हैं। जैसे मान लेते है ना, जैसे मान लेते हैं कोई कंटेनर है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है। तो अंदर तो वाटर होगा और ऊपर वाटर की सरफेस होगी। तो चलो पहले हम ऐसा करते हैं कि अंदर वाटर का कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, मतलब अंदर वाटर का पार्टिकल लेते हैं। तो बताओ कि अंदर वाटर का पार्टिकल है तो इसके तो चारों ओर वाटर है ना? अंदर वाटर का कोई पार्टिकल है तो इसके तो चारों ओर वाटर है। तो चारों ओर जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो इस पर चारों ओर से बराबर कोहेसिव फोर्स लगाएंगे। कह सकते हैं ना कि अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल है तो इसके तो चारों ओर वाटर है। तो चारों ओर जो वाटर है, वो चारों ओर से बिल्कुल बराबर कोहेसिव फोर्स लगाएगा। तो ये सारे कोहेसिव फोर्स आपस में कैंसल हो जाएंगे, है ना? मतलब बोल सकते हैं कि अंदर अगर वाटर का कोई मॉलिक्यूल है, तो उस पर तो रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स जीरो होता है। इसलिए फ्लूइड वाले चैप्टर में कोहेसिव फोर्स को कभी भी हमने कंसीडर नहीं किया। कई लोग सोचते हैं कि फ्लूइड में क्या कोहेसिव फोर्स घास चढ़ने गया था क्या? तो नहीं गया था। कोहेसिव फोर्स तो वहां भी था, लेकिन फ्लूइड में अंदर वाले लिक्विड की स्टडी करते हैं, और अंदर वाले लिक्विड पर सारे कोहेसिव फोर्स कैंसिल हो जाते हैं। मतलब अंदर वाले लिक्विड पर रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स जीरो होता है। इसलिए फ्लूइड वाले चैप्टर में हमने कोहेसिव फोर्स को कंसीडर नहीं किया। लेकिन चलो लेकिन चलो अब ऐसा करते हैं कि सरफेस को देखते हैं। ठीक है, तो इस बार सरफेस पर वाटर का कोई पार्टिकल लेते हैं। ठीक है ना? सरफेस पर वाटर का कोई पार्टिकल लेते हैं। तो बताओ कि सरफेस पर अगर वाटर का पार्टिकल है, तो उसके तो केवल नीचे ही वाटर है, ऊपर वाटर है ही नहीं। यही कहा ना कि सरफेस पर वाटर का कोई मॉलिक्यूलर पार्टिकल है, तो इसके तो ऊपर वाटर है ही नहीं, केवल नीचे ही वाटर है। तो इस पर तो केवल नीचे वाले वाटर पार्टिकल ही कोहेसिव फोर्स लगाएंगे, है ना? तो सरफेस पर वाटर का पार्टिकल है, ऊपर वाटर है ही नहीं, केवल नीचे ही वाटर है। तो इस पर केवल नीचे वाले वाटर पार्टिकल ही कोहेसिव फोर्स लगाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सरफेस वाले वाटर पार्टिकल पर रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स जीरो नहीं होगा। अगर इन सब का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वर्टिकली नीचे की ओर आएगा।
है ना? तो कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि अंदर वाटर का पार्टिकल है तो उस पर तो रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स 0 होगा। लेकिन सरफेस पर अगर वाटर का पार्टिकल है तो उस पर रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स 0 नहीं होगा, बल्कि इस पर रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स नीचे की ओर होगा। और ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि नीचे की ओर लगने वाले रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स के कारण ही वाटर सरफेस टाइट हो जाती है ना? नीचे की ओर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स के कारण इस सरफेस में टेंशन क्रिएट होता है तो सरफेस टाइट हो जाती है। तो हम जब पढ़ते तो हमको अजीब लगता था कि नीचे की ओर लगने वाले फोर्स के कारण सरफेस के अलोंग टेंशन कैसे क्रिएट हो सकता है ना? तो अजीब लगता था। तो देखो इसको एक बहुत सिंपल इसको बहुत सिंपल प्रैक्टिकल केस से हम समझ सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई सी रस्सी लटका रखी है, कपड़े सुखाने की रस्सी होती है ना, तो मान लेते हैं कि कपड़े सुखाने की कोई रस्सी है और चलो शुरू में तो लूज़ है, मतलब शुरू में तो इसमें टेंशन 0 होगी। तो कपड़े सुखाने की कोई रस्सी शुरू में लूज़ है तो टेंशन 0 होगी। लेकिन चलो अब ऐसा करते हैं कि इस रस्सी से हम बहुत सारे गीले कपड़े सुखा देते हैं, या दूसरे शब्दों में इस रस्सी से बहुत सारे ऐसे एमएम के वेट लटका देते हैं। तो तुमने प्रैक्टिकली देखा होगा ना, प्रैक्टिकली देखा होगा कि रस्सी से गीले कपड़े सुखा दें या रस्सी से गीले कपड़े सुखा दें या रस्सी से एमएम मास के ऐसे वेट लटका दें, तो बताओ रस्सी टाइट हो जाती है। मैंने प्रैक्टिकली देखा होगा कि शुरू में रस्सी लूज़ थी, लेकिन इसे गीले गीले कपड़े लटका दें या ऐसे एमएम के बहुत सारे बाहर लटका दें तो तुमने देखा होगा कि रस्सी टाइट हो जाती है ना? तो तुम बताओ कि जिस टाइप से सोच के बताओ कि जिस टाइप से नीचे की ओर लगने वाले इन एमजी के कारण ब्लॉक पर लगेंगे ना, तो जिस टाइप से नीचे की ओर लगने वाले इन एमजी फोर्सेस के कारण रस्सी टाइट हो जाती है, वैसे यहाँ भी नीचे की ओर लगने वाले रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स के कारण सरफेस भी टाइट हो जाती है, मतलब सरफेस में टेंशन क्रिएट होती है। और लिक्विड के सरफेस में जो टेंशन फोर्स क्रिएट होता है, या लिक्विड की सरफेस जो टेंशन फोर्स लगाती है, उसी को सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। ये चीज मैंने शीट में भी लिखी है। तो हम बोल सकते हैं कि जिस टाइप से नीचे की ओर लगने वाले एमजी फोर्स के कारण रस्सी टाइट हो जाती है, मतलब रस्सी में टेंशन क्रिएट होती है, वैसे ही इधर भी नीचे की ओर लगने वाले रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स के कारण सरफेस भी टाइट हो जाती है, मतलब सरफेस में भी टेंशन क्रिएट होती है। और लिक्विड की सरफेस में जो टेंशन क्रिएट होती है या दूसरे शब्दों में लिक्विड की सरफेस जो टेंशन फोर्स लगाती है, उसी को सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं, है ना? और सरफेस टेंशन फोर्स के कारण लिक्विड की जो सरफेस है वो बिल्कुल टाइट मेम्ब्रेन के टाइप से काम करती है, मतलब किसी टाइट कपड़े के टाइप से काम करती है, या परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि गुब्बारे के टाइट रबर के टाइप से काम करती है। ऐसे बोल सकते हैं कि नीचे की ओर लगने वाले कोहेसिव फोर्स के कारण सरफेस में टेंशन क्रिएट हो जाती है, और ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन फोर्स के कारण लिक्विड की सरफेस किसी टाइट कपड़े के टाइप से या गुब्बारे के टाइट रबर के टाइप से काम करती है। ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स का एक्सप्लेनेशन हमने इस टाइप से दिया। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि सरफेस टेंशन के कुछ सिंपल एविडेंस लेते हैं, मतलब प्रमाण या सबूत लेते हैं, जिससे प्रैक्टिकली पता चले कि वास्तव में सरफेस टेंशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना? तो सरफेस टेंशन के कुछ सिंपल एविडेंस देते हैं। तो चलो सबसे पहले इसका पहला एविडेंस देखते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई पत्थर का टुकड़ा टूट रहा है। तो हमको पता है कि जो पत्थर का टूटा हुआ टुकड़ा है वो तो रैंडमली किसी शेप का हो सकता है। लेकिन चलो उसी कॉम्पिटिशन में मान लेते हैं कि पानी का कोई टुकड़ा अलग हो रहा है, मतलब पानी की कोई बूंद अलग हो रही है। तो तुमने ठीक है? तुमने प्रैक्टिकली देखा होगा कि पत्थर का जो टुकड़ा हो तो रैंडमली किसी शेप का हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा होगा कि जो पानी का टुकड़ा है, जो पानी की बूंद है, ऑलमोस्ट स्फेरिकली होती है। तो इससे भी हमको सरफेस टेंशन का सबूत या एविडेंस मिल रहा है। फिर बच्चों हम बोल सकते हैं कि जो पत्थर होता है उसमें तो कोई सरफेस टेंशन नहीं होता है, इसलिए पत्थर का टुकड़ा तो रैंडमली किसी शेप का होता है। लेकिन उसके कंपटीशन में पानी की बूंद की बात करते हैं, तो हमको पता है कि पानी की बूंद में अंदर तो वाटर होता है और बाहर वाटर की सरफेस होती है। और हमको पता है
इस सरफेस में टेंशन फोर्स क्रिएट होता है, इसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। और सरफेस टेंशन फोर्स के कारण पानी की जो सरफेस है वो गुब्बारे के टाइट, रबर के टाइप से काम करती है। ये तो हमको बताया कि पानी की सरफेस में टेंशन होता है, इसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। और बताओ इस सरफेस टेंशन है ना, इस सरफेस टेंशन के कारण पानी की सरफेस अपना एरिया कम से कम करने का ट्राई करेगी, और एरिया कम से कम करने का ट्राई करने के चक्कर में स्फेरिकल शेप ले लेगी, है ना? ये तुमने मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के केस में मिनिमम एरिया किसका होता है? स्फेरिकल, स्फीयर का, है ना? मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कोई गिवन वॉल्यूम दे रखा हो, तो किसी भी गिवन वॉल्यूम के केस में सबसे कम एरिया किसका होता है? स्फीयर का। यहाँ भी वही, कि पानी की सरफेस में टेंशन क्रिएट होगी, और इस सरफेस टेंशन के कारण पानी की सरफेस अपना एरिया कम से कम करने का ट्राई करेगी, और कम से कम करने के चक्कर में स्फेरिकल शेप ले लेगी, है ना? तो इससे भी सरफेस टेंशन का एविडेंस मिल रहा है। अब देखो, अ, एरिया कम से कम करने के टाइम में स्फेरिकल शेप क्यों ले लेगी वो? मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में तुमने सुना होगा, लेकिन तुम चाहो तो इसको तुम चाहो तो इसको बिल्कुल अनप्रोडक्ट टाइप से देख सकते हो। तो चलो, इस बार मान लेते हैं कॉटन का कोई कपड़ा है और उसके अंदर हमने रेत भर दी है। अब हम क्या करें कि कपड़े को ऐसे बाहर की ओर खींच रहे हैं, है ना? कपड़े को बाहर की ओर खींच रहे हैं ताकि इस रेत के ऊपर का एरिया कम से कम हो। तो तुमने देखा होगा कि कॉटन के कपड़े में रेत भर दें और इसको खींचे, है ना? अगर इस कपड़े को खींचे तो तब फाइनली जो कपड़ा है वो पोटली का शेप ले लेगा, मतलब ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप ले लेगा। देखा होगा ना कि इस कपड़े को अगर ऐसे बाहर की ओर खींचे तो ये जो कपड़ा है, रेत भरा हुआ जो कपड़ा है, वो स्फेरिकल शेप ले लेगा, मतलब पोटली का शेप ले लेगा। तो वाटर की सरफेस के साथ भी होता है कि सरफेस टेंशन के कारण वाटर सरफेस अपनी एरिया कम से कम करने का ट्राई करेगी, और कम से कम करने के चक्कर में स्फेरिकल शेप ले लेगी। तो बस, वाटर की बूंद स्फेरिकल शेप ले रही है, इसी से ही पता चल रहा है कि निश्चित वाटर की सरफेस में टेंशन क्रिएट होगा, जिसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। चलो बच्चों, सरफेस टेंशन का दूसरा एविडेंस देखते हैं। फिर इस बार मान लेते हैं किसी कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, तो नीचे वाटर होगा और ऊपर वाटर की सरफेस होगी। बोलने की जरूरत नहीं है कि वाटर की सरफेस में टेंशन क्रिएट होता है, जिसके कारण वाटर की सरफेस किसी टाइट मेम्ब्रेन या टाइट कपड़े के टाइप से काम करती है। तो देखो है ना? तो देखो, ऐसा करते हैं कि वाटर की सरफेस के ऊपर किसी सुई को, है ना, वाटर सरफेस के ऊपर किसी सुई को बहुत धीरे से रखते हैं, मतलब बहुत केयरफुली रखते हैं। और तुम, है ना, तुम प्रैक्टिकली देखोगे कि वाटर सरफेस के ऊपर किसी नीडल को बहुत धीरे से रखें, बहुत केयरफुली रखें, तो सुई वाटर सरफेस के ऊपर तैरती है। प्रैक्टिकली देखोगे ना, एक झटके में रख दे तब तो डूब जाएगी, लेकिन वाटर सरफेस के ऊपर किसी सुई को बहुत धीरे से रखें, तो ये सुई वाटर सरफेस के ऊपर तैरती है। ऐसे तैरती है जैसे इसको किसी टाइट कपड़े के ऊपर रख दिया हो। ठीक है ना? ये तुम खुद बताओ कि वास्तव में सुई की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, तो बॉयंसी फोर्स तो इसको तैरना अलाउ नहीं करेगा। फिर भी अगर बहुत धीरे से रखें तो वाटर सरफेस के ऊपर तैरती है। तो देखो, इसको भी हम, है ना, इससे भी सरफेस टेंशन का एविडेंस मिल रहा है। इस चीज को भी हम सरफेस टेंशन से जस्टिफाई कर सकते हैं, है ना? तुम बताओ ना, तुम बताओ कि इसमें अंदर तो वाटर होगा और ऊपर वाटर की सरफेस होगी, ठीक है ना? कि अंदर वाटर होगा और ऊपर वाटर की सरफेस होगी, और हमको पता है कि वाटर की सरफेस में टेंशन क्रिएट होता है, इसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। और सरफेस टेंशन फोर्स के कारण वाटर की सरफेस बिल्कुल गुब्बारे के टाइट, रबर के टाइप से या किसी टाइट कपड़े के टाइप से काम करती है। तो तुम बताओ कि जैसे किसी टाइट कपड़े के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो कपड़े के ऊपर तैरता है ना, वैसे ही ये जो सुई है वो भी वाटर सरफेस के ऊपर तैरेगी। ऐसे तैरेगी जैसे इसको किसी टाइट कपड़े के ऊपर रख दिया हो। तो इससे भी हमको, है ना, इससे हमको क्लियर एविडेंस मिल रहा है कि वाटर की सरफेस एक टाइट कपड़े के टाइप से काम करती है, मतलब वाटर की सरफेस में टेंशन होगा, जिसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। उसका एविडेंस इसमें भी मिल रहा है। चलो बच्चों, सरफेस टेंशन का तीसरा एविडेंस देखते हैं, और ये सबसे ज्यादा क्लोज है ना। तो चलो,
इस बार मान लेते हैं कि वायर की हमने कोई फिक्स फ्रेम बना दी है और इधर ऐसा वायर लगा दिया है जो इजीली ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है। इसको स्लाइडर बोलते हैं। और मान लेते हैं कि स्लाइडर बहुत ही हल्का है, मतलब मासलेस है। और चलो वायर की जो फिक्स फ्रेम है और स्लाइडर है उसके बीच हमने सोप सॉल्यूशन की पतली सी फिल्म बना दी है ना। सोप सॉल्यूशन की फिल्म कैसे बनेगी वो तुमने देखा होगा, है ना। उसके लिए क्या करते हैं कि ये फ्रेम है, स्लाइडर काफी नीचे रखते हैं और चलो इसको सोप सॉल्यूशन के लिक्विड में डुबो देते हैं और डुबो करके बाहर निकाल लेते हैं। तो सोप सॉल्यूशन के लिक्विड में डुबो देंगे तो बताओ फ्रेम और स्लाइडर के बीच बहुत थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन चिपक जाएगा। और हम क्या करते हैं कि स्लाइडर को ऊपर लाते हैं। तो स्लाइडर को ऊपर की ओर खींचेंगे तो बीच में साबुन के सॉल्यूशन की बहुत पतली सी फिल्म बन जाएगी और फिर ऐसे फूंक मारते हैं तो गुब्बारे निकलते हैं जो तुमने दशहरे मेले में देखे होंगे। है ना। वही केस दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वायर की कोई फिक्स फ्रेम है। इधर हमने बहुत हल्का, मतलब बिल्कुल मास्कलेस स्लाइडर लगा दिया है जो इजीली ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है। और फ्रेम और स्लाइडर के बीच हमने साबुन के सॉल्यूशन की कोई बहुत पतली सी फिल्म बना दी। अब देखो, अब ऐसा करते हैं कि स्लाइडर को छोड़ देते हैं और तुम, है ना, तुम प्रैक्टिकली देखोगे कि अगर इस स्लाइडर को छोड़ दें तो स्लाइडर अपने आप ऊपर की ओर जाने का ट्राई करेगा, है ना। प्रैक्टिकली देखोगे कि बिल्कुल मास्कलेस स्लाइडर हो और इसको छोड़ दें तो छोड़ने पर स्लाइडर अपने आप ऊपर जाने का ट्राई करेगा। या स्लाइडर को अगर रोके रखना है तो उससे हमको कुछ बाहर लटकाना पड़ेगा। बाकी अगर स्लाइडर को ऐसे ही छोड़ दें तो छोड़ने पर स्लाइडर अंदर में तो ऊपर की ओर जाने का ट्राई करेगा। तो देखो, इससे हमको सरफेस टेंशन का क्लियर एविडेंस मिलता है। तुम बताओ कि सोप सॉल्यूशन की जो फिल्म है वो तो प्योरली सरफेस है ना। बताओ, अभी तक तो वाटर भी था और सरफेस भी थी, लेकिन, है ना, लेकिन जो सोप सॉल्यूशन की फिल्म है वो तो प्योरली सरफेस है। और हमको बताया कि सरफेस में टेंशन क्रिएट होती है जिसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। और सरफेस टेंशन फोर्स के कारण लिक्विड की सरफेस बिल्कुल गुब्बारे के टाइट, रबर के टाइप से काम करती है। और इस सरफेस टेंशन फोर्स के कारण लिक्विड की सरफेस आपस में भी एक दूसरे को खींचेगी और ये जो सरफेस है वो अपने कांटेक्ट में आने वाले स्लाइडर को भी खींचेगी और ये सरफेस स्लाइडर को खींचेगी, उसी के कारण स्लाइडर अपने आप ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो तुम बताओ, है ना। तो बताओ कि छोड़ने पर स्लाइडर अपने आप ऊपर जाने का ट्राई करेगा, तो इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जो फिल्म है या लिक्विड की सरफेस है वो इस पर खींचने वाला फोर्स, मतलब टेंशन फोर्स लगा रही है। और लिक्विड की सरफेस जो टेंशन फोर्स लगाती है उसी को सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो बाकी तो ठीक ठाक थे, लेकिन ये सरफेस टेंशन फोर्स का सबसे क्लोज एविडेंस है। तो बच्चों देखो, ये वाला है ना, ध्यान रखना, ये वाला जो केस है वो इतना क्लोज है ना। ये इतना क्लोज एविडेंस है कि इसके बेसिस पर तो हम सरफेस टेंशन फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। तो बस अब हमको देखना है ना, अब हमको देखना है कि सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा, सही है ना। सरफेस के कारण स्लाइडर पर जो खींचने वाला फोर्स लगेगा उसको सरफेस टेंशन फोर्स ही बोलेंगे ना। बस अब हमको देखना है कि ये सरफेस टेंशन फोर्स कितना होता है, मतलब ये सरफेस टेंशन फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा वो देखना है। फिजिक्स में हर बेसिक चीज को ऐसे ही देखते हैं ना, यहाँ भी देखते हैं कि स्लाइडर पर लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा, मतलब सरफेस टेंशन फोर्स मेनली किस चीज पे डिपेंड करेगा वो देखना है। तो उसके लिए हम दो केस लेते हैं, है ना। तो ये मान लेते हैं कि वायर की फिक्स फ्रेम है, स्लाइडर है और बीच में सोप सॉल्यूशन की फिल्म बना दी है। लेकिन पहले केस में स्लाइडर और फिल्म के बीच कांटेक्ट लेंथ कम है, है ना। तो पहले केस में स्लाइडर और फिल्म के बीच कांटेक्ट लेंथ कम है और दूसरे केस में स्लाइडर की लेंथ ज्यादा है, मतलब स्लाइडर और फिल्म के बीच कांटेक्ट लेंथ ज्यादा है। अब इन स्लाइडर को छोड़ दिया है। तो चलो तुम प्रैक्टिकली बताओ कि फर्स्ट और सेकेंड केस में से किस केस में, बताओ, स्लाइडर पर सरफेस टेंशन फोर्स ज्यादा लगेगा, सेकेंड केस में, है ना। तुम प्रैक्टिकली भी देखोगे ना, प्रैक्टिकली देखोगे कि फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकेंड केस में सरफेस टेंशन फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब सेकेंड केस में स्लाइडर को रोके रखने के लिए हमको ज्यादा वेट लटकाना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, फिर ध्यान रखना कि तुम प्रैक्टिकली देखोगे कि इन दोनों केस में
किस केस में स्लाइडर पर सरफेस टेंशन फोर्स ज्यादा लगेगा? सेकेंड केस में। तो चलो एक बार हम देखते हैं ना, एक बार देखते हैं कि सेकेंड केस में क्या चीज ज्यादा है, उसके कारण सरफेस टेंशन फोर्स भी ज्यादा हो रहा है। ये तो देखते हैं कि सेकेंड केस में क्या चीज ज्यादा है जिसके कारण सरफेस टेंशन फोर्स ज्यादा लग रहा है, वो देखना है। ठीक, तुम खुद बताओ। तुम खुद बताओ कि फर्स्ट केस में स्लाइडर की लेंथ कम है ना, मतलब फर्स्ट केस में स्लाइडर और फिल्म के बीच कांटेक्ट लेंथ कम है, इससे सरफेस टेंशन फोर्स भी कम लग रहा है। और बताओ, बताओ सेकेंड केस में फिल्म और स्लाइडर के बीच कांटेक्ट लेंथ ज्यादा है, दिख रहा है ना? तो सेकेंड केस में फिल्म और स्लाइडर के बीच कांटेक्ट लेंथ ज्यादा है, इससे सरफेस टेंशन फोर्स भी ज्यादा लग रहा है। तो पक्का बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस में फिल्म और स्लाइडर की कांटेक्ट लेंथ कम, तो सरफेस टेंशन फोर्स भी कम। और सेकेंड केस में फिल्म और स्लाइडर के बीच कांटेक्ट लेंथ ज्यादा है, तो सरफेस टेंशन फोर्स भी ज्यादा आ रहा है। तो इससे हम इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शन होता है? कांटेक्ट लेंथ के प्रोपोर्शन होता है। कह सकते हैं ना, इस एक्सपेरिमेंट से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है वो कांटेक्ट लेंथ के प्रोपोर्शन होता है। मतलब सरफेस टेंशन फोर्स प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट लेंथ एल। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करते हैं, और हमको अच्छे पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। और ध्यान रखना कि इसमें जो कांस्टेंट आता है उसको टी बोलते हैं, इसको सरफेस टेंशन कांस्टेंट बोलते हैं। एकदम क्लियरली हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन फोर्स प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट लेंथ एल, तो सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल टू सिंपली टी इंटू एल, जहाँ टी तो एक कांस्टेंट होता है, इसको सरफेस टेंशन कांस्टेंट बोलते हैं। और एल क्या होगा? स्लाइडर और फिल्म के बीच कांटेक्ट लेंथ। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि टी एक कांस्टेंट होता है, इसको सरफेस टेंशन कांस्टेंट बोलते हैं। तुमको 10 बार बताया था कि बताइए जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा? उस लिक्विड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, है ना? हर बार हम ऐसे ही देखते हैं ना। तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि बताओ सरफेस टेंशन फोर्स की कांटेक्ट लेंथ पे तो हमने डिपेंडेंस ले ली है ना? यहाँ भी वही कि सरफेस टेंशन फोर्स की कांटेक्ट लेंथ पे तो डिपेंडेंस ले लिए, तो कोई टी तो कोई दूसरी चीज होगी। और दूसरी चीज क्या हो सकती है? लिक्विड की प्रॉपर्टी। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि टी ये जो सरफेस टेंशन कांस्टेंट होता है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, या माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसके कोहेसिव फोर्स या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिपेंड करता है। कि और हर लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन कांस्टेंट हमको क्वेश्चन में दिया होता है। तो बच्चों अभी तो मैंने पूरा डिटेल में बताया, लेकिन अब इतना डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं। अब तुम डायरेक्ट, ठीक है ना, अब आगे फालतू इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं। अब तुम डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना कि लिक्विड की सरफेस में टेंशन जनरेट होती है, जिसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। और सरफेस टेंशन फोर्स के कारण लिक्विड की सरफेस एक टाइट मेम्ब्रेन के टाइप से काम करती है, मतलब गुब्बारे के टाइट रबर के टाइप से काम करती है ना? तुम बताओ कि ये तुम बताओ कि सरफेस टेंशन फोर्स के कारण लिक्विड की सरफेस आपस में भी एक दूसरे को खींचती है, और अपने कांटेक्ट में आने वाले स्लाइडर को भी खींचती है। कह सकते हैं ना कि सरफेस टेंशन फोर्स के कारण लिक्विड की सरफेस आपस में एक दूसरे को खींचेगी, और अपने कांटेक्ट में आने वाली चीजों में तो स्लाइडर को भी खींचेगी। और बस लिक्विड की सरफेस हमेशा खींचने वाला फोर्स लगाती है, और लिक्विड की सरफेस जो खींचने वाला फोर्स लगाती है उसी को सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। और अब डायरेक्ट याद रखना, है ना? डायरेक्ट याद रखना कि सरफेस टेंशन फोर्स कितना होता है? सिंपली टी इंटू एल, जहाँ टी तो एक कांस्टेंट होता है, इसको सरफेस टेंशन कांस्टेंट बोलते हैं, जो क्वेश्चन में दिया होता है। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज है एल। इसमें सबसे मेन चीज है एल। ध्यान रखना कि इस एल को सिंपल शब्दों में तो कांटेक्ट लेंथ बोलते हैं। एल को सिंपल शब्दों में तो कांटेक्ट लेंथ बोलते हैं, लेकिन परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि इसमें एल क्या होता है? बाउंड्री लाइन की लेंथ। ये याद रखना कि सरफेस टेंशन फोर्स सिंपली टी इंटू एल। इसमें एल को किताबी शब्दों में तो कांटेक्ट लेंथ बोल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि एल क्या होगा? जिन दो नमूनों के बीच सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है, उन दोनों की बीच की बाउंड्री लाइन की लेंथ। ये तो ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन फोर्स निकालने में सबसे मेन चीज हमको कांटेक्ट लेंथ एल निकालनी होती है।
ध्यान रखना अच्छे से। अच्छे ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है तो सबसे मेन चीज़ हमको कॉन्टैक्ट लेंथ L निकालनी होती है और याद रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि कॉन्टैक्ट लेंथ L निकालने का सेट तरीका है। ध्यान रखना कि जिन 2 ऑब्जेक्ट के बीच है ना, जिन 2 ऑब्जेक्ट के बीच सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है, उन दोनों के बीच लक्ष्मण रेखा बना देंगे, मतलब इन दोनों की बाउंड्री लाइन बना देंगे और बस इस बाउंड्री लाइन की जो लेंथ होगी उसी को कॉन्टैक्ट लेंथ L बोलते हैं। तो चलो है ना, तो चलो कुछ फटाफट कैसे ले रहा हूँ, है ना, फटाफट कुछ कैसे ले रहा हूँ उसपे तुमको बस ये कॉन्टैक्ट लेंथ L कितनी है वही तुमको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। वही कैसे रहा हूँ कि वायर की फ्रेम है सॉरी ना, तो वायर की फ्रेम में इधर स्लाइडर लगा दिया और बीच में सोप सॉल्यूशन की पतली सी फिल्म बना दी है। और चलो मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि सोप सॉल्यूशन की जो फिल्म है उसकी लेंथ तो x है और विड्थ y है। ये चलो सबसे पहले हमको ना तो इस सबसे पहले हमको पूछा है कि इस फिल्म के कारण स्लाइडर पर लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है ना तो सबसे पहले इस फिल्म और स्लाइडर के बीच लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको हमको अच्छे बताया कि फिल्म के कारण स्लाइडर पर लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स भी सिंपली T इंटू एल, और मैंने बताया था कि एल या कॉन्टैक्ट लेंथ को मेजर करने का सेट तरीका होता है। ये तो एक मिनट, ये तुम बताओ कि हमको फिल्म के कारण, है ना, हमको फिल्म के कारण स्लाइडर पर लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है तो उसके लिए फिल्म और स्लाइडर के बीच बाउंड्री लाइन बना देंगे, है ना, कि फिल्म और स्लाइडर के बीच सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है तो फिल्म और स्लाइडर के बीच बाउंड्री लाइन बना देंगे। तो तब इस बार बाउंड्री लाइन की लेंथ कितनी होगी x, तो कॉन्टैक्ट लेंथ का काम x करेगा तो फिल्म के कारण स्लाइडर पर लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स T इंटू एल की जगह x ये आ गया। अब चलो और कुछ घुमा कर पूछ रहा हूँ वो देखना। ये चलो वही सोप सॉल्यूशन की पतली सी फिल्म है उसी को कंसिडर करते हैं है ना, तो सोप सॉल्यूशन की फ़िल्म उसी को कंसीडर करते हो चलो। इस बार सोप सॉल्यूशन की फ़िल्म को हम 2 पार्ट में बाँटते हैं। एक तो लेफ्ट हाफ सरफेस और एक राइट हाफ सरफेस, है ना? ध्यान रखना, ये बाँट रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम कैंची से काट रहे हैं, जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, है ना? ध्यान रखना। तो सोप सॉल्यूशन की फ़िल्म है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो लेफ्ट हाफ सरफेस और राइट हाफ सरफेस। तो तुम आराम से बताओ कि लेफ्ट हाफ सरफेस और राइट हाफ सरफेस आपस में एक दूसरे को खींचेगी या धक्का देगी? खींचेगी, निश्चित खींचेगी। याद रखना कि सरफेस तो हमेशा खींचती है ना? ध्यान रखना हमेशा कि सरफेस तो हमेशा खींचती है, धक्का देने का काम तो अंदर वाला लिक्विड करता है, बाकी सरफेस तो हमेशा खींचती है। ये तो ये हम बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हाफ सरफेस है ना? हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हाफ सरफेस और राइट हाफ सरफेस आपस में एक दूसरे को खींचेगी, जिसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलेंगे। बस लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस के बीच सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे बताया कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ के बीच भी लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स सिंपली T इंटू एल, जहाँ एल कॉन्टैक्ट लेंथ और उसको मेजर करने का मैंने सेट तरीका बताया था है ना। ये तुम बताओ कि हमको लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस की सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है तो उसके लिए लेफ्ट हाफ और राइट हाफ के बीच बाउंड्री लाइन बना देंगे, है ना? तो इन दोनों की सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ की बाउंड्री लाइन बना देंगे। तो बताओ इस बार बाउंड्री लाइन की लेंथ कितनी होगी? y, तो इस बार l का काम कौन करेगा? y। तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस के बीच लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स T इंटू y होगा, जो हमेशा खींचने वाला होगा। चलो ये तो चित्र भर गया, इसको लेते हैं ना, वही कैसे रहा हूँ। फिर सोप सॉल्यूशन की फिल्म को कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ x और विड्थ y तो चलो इस बार है ना, इस बार ऐसा करते हैं कि ये जो फ़िल्म है या जो सरफेस है उसको ऐसे 2 पार्ट में बाँटते हैं ना तो इस बार भी इस फ़िल्म या सरफेस को ऐसे 2 पार्ट में बाँटते हैं। तो तुम बताओ कि ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस आपस में एक-दूसरे को खींचेगी या धक्का देगी? खींचेगी। आँखें बंद करके बोल सकते हैं कि सरफेस तो हमेशा खींचती है, धक्का देने वाला काम तो अंदर वाला लिक्विड करता है ना। बाकी सरफेस तो हमेशा खींचती है, तो हमको पता है ना, हमको पता है कि जो नीचे वाली सरफेस है ना? जो नीचे वाली सरफेस है और ऊपर वाली सरफेस है, वो आपस में एक-दूसरे को खींचेगी, जिसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो हमको पूछा है कि
इस और इस सरफेस के बीच लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा, तो हमको बताया कि सरफेस टेंशन फोर्स सिंपली T इंटू एल, जहाँ एल कॉन्टेक्ट लेंथ और उसको मेजर करने का मैंने सेट तरीका बताया था। है ना? इस एल को मेजर करने का सेट तरीका बताया था, तो तुम बताओ ना। तो था कि हमको ऊपर और नीचे वाली सरफेस, है ना, हमको ऊपर और नीचे वाली सरफेस के बीच लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच लक्ष्मण रेखा मतलब इन दोनों की बाउंड्री लाइन बना देंगे। तो तुम बताओ कि इस बार इस बाउंड्री लाइन की लेंथ कितनी होगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस बार एल या कॉन्टेक्ट लेंथ का काम कौन करेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस टाइप से कॉन्टेक्ट लेंथ इजीली हम निकाल सकते हैं। इन बच्चों ध्यान रखना कि इन बातों ही बातों में मैंने फ्लूइड और सरफेस टेंशन का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैंने बता दिया है, तो अच्छे ध्यान रखना। हाँ, तो अच्छे ध्यान रखना कि फ्लूइड में हमने पढ़ा था, ये अच्छे ध्यान रखना तुम, कि फ्लूइड में हमने पढ़ा था कि जो अंदर वाला लिक्विड है वो ओवरऑल धक्का देता है। ध्यान रखना कि फ्लूइड में हमने पढ़ा था कि अंदर वाला जो लिक्विड है वो ओवरऑल धक्का देता है, लेकिन ये जो सरफेस टेंशन है उसमें हमने पढ़ लिया कि जो सरफेस है वो ओवरऑल खींचती है। तो बस एक कंपेरेटिव याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है ना, सॉरी। ये तो इसको कंपेरेटिवली याद रखना, अच्छे ध्यान रखना कि फ्लूइड के चैप्टर के अकॉर्डिंग अंदर और लिक्विड तो ओवरऑल धक्का देता है, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सरफेस ओवरऑल खींचती है। तो यही सबसे मेन कंसेप्ट है कि अंदर और लिक्विड कुल मिलाकर के धक्का देता है और सरफेस कुल मिलाकर के खींचती है। ये दो स्टेटमेंट आ गए तो एक्चुअली आगे सरफेस टेंशन का चैप्टर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो सरफेस टेंशन का रिजल्ट पता लग गया कि लिक्विड की सरफेस में टेंशन फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण लिक्विड की सरफेस गुब्बारे के टाइप रबर के टाइप से काम करती है। और मेन चीज कि सरफेस टेंशन फोर्स के कारण लिक्विड की सरफेस आपस में एक दूसरे को खींचती है और अपने कांटेक्ट में आने वाले ऑब्जेक्ट स्लाइडर को भी खींचती है। और लिक्विड जितने फोर्स से खींचती है उसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। और सरफेस टेंशन फोर्स कितना होता है, टी इंटू एल, जहाँ टी तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट, कई बार बुक में इसको ओनली सरफेस टेंशन ही बोल लेते हैं, और एल कांटेक्ट लेंथ है, अपने शब्दों में बोले तो बाउंड्री लाइन की लेंथ। अब देखो इस टी के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ है ना, इस टी के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। मैंने अभी मैंने अभी बताया था कि जो टी होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको सरफेस टेंशन कांस्टेंट बोलते हैं। और अभी बताया था कि जो सरफेस टेंशन कांस्टेंट है वो एक्चुअली इस लिक्विड, है ना, सरफेस टेंशन कांस्टेंट एक्चुअली इस लिक्विड पे डिपेंड करता है, मतलब इस लिक्विड के इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड कितने मजबूत है उस पे डिपेंड करता है। ये तो बताया था, है ना। लेकिन चलो, कई बार इस सरफेस टेंशन कांस्टेंट की डिपेंडेंस भी पूछता है, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट की डिपेंडेंस देखते हैं ना, बताया था कि सरफेस टेंशन कांस्टेंट मेनली तो उस लिक्विड पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सरफेस टेंशन कांस्टेंट थोड़ा सा उस लिक्विड के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना। और ध्यान रखा, अच्छे ध्यान रखा कि प्रैक्टिकली देखी गई चीज है ना। तो प्रैक्टिकली देखी गई चीज है, किसी भी लिक्विड का अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो उसका सरफेस टेंशन कांस्टेंट घटता है। और तुम चाहो तो मूर्खों टाइप से इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। कोई जस्टिफाई ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा है तो उसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्स या कोहेसिव फोर्स थोड़े से वीक हो जाएंगे और वीक हो जाएंगे तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट घटेगा। बाकी वास्तव में तो प्रैक्टिकल फैक्ट ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट थोड़ा सा घट जाता है। अब चलो, है ना, अब चलो वाटर के अंदर इम्प्योरिटी मिलाने पर, है ना, वाटर के अंदर इम्प्योरिटी मिलाने पर सरफेस टेंशन कांस्टेंट किस तरह चेंज होगा वो देखना है। तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट ध्यान रखना, इसमें प्रैक्टिकल फैक्ट ध्यान रखना। देखो पहला प्रैक्टिकल फैक्ट ध्यान रखना कि वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल अगर सब्सटेंस मिला है ना, तो वाटर के अंदर नमक NH4Cl ZnO4 ऐसे हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस मिला है, तब तो वाटर का सरफेस टेंशन कांस्टेंट थोड़ा सा बढ़ता है। इसका डिटेल हम इस लेवल पे नहीं देख सकते, तो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ध्यान रखना कि वाटर के अंदर नमक NH4Cl ऐसे हाईली सब हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस मिला है, उच्च घुलनशील चीजें मिला है, तब तो वाटर का सरफेस टेंशन कांस्टेंट बढ़ता है। लेकिन दूसरा दूसरा प्रैक्टिकल फैक्ट ये ध्यान रखना
कि वाटर के अंदर लो सॉल्युबल सब्सटेंस, है ना? तो वाटर के अंदर लो सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू, फिनॉल, इस तरह से वाटर के अंदर साबुन या डिटर्जेंट जैसे लो सॉल्युबल सब्सटेंस मिला है, तो वाटर का सरफेस टेंशन कांस्टेंट घटता है। याद रखना है ना? कि नमक जैसे हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस मिला है तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट थोड़ा-सा बढ़ता है, और वाटर के अंदर साबुन, डिटर्जेंट, फिनॉल ऐसे लो सॉल्युबल सब्सटेंस मिला है तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट थोड़ा-सा घटता है ना? आगे तुम ये आगे हायर स्टडीज़ में तुम डिटेल में पढ़ोगे कि अगर वाटर के अंदर डिटर्जेंट या साबुन मिला दिया, तो वो क्या करेगा कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच फूड डाल देगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के बीच साबुन का मॉलिक्यूल आ जाएँगे और वो फूड डलवा देते हैं, मतलब तब वाटर वाटर के बीच जो प्रेम है वो थोड़ा-सा घट जाता है, या सरफेस टेंशन कांस्टेंट भी घट जाता है। इस डेटा कि प्योर वाटर है तो उसका सरफेस टेंशन कांस्टेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, और उसके अंदर डिटर्जेंट या साबुन या कोई डिटर्जेंट मिला दें तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट थोड़ा घट जाता है। और इसीलिए गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए हम वाटर से साफ करने की जगह सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट से साफ करते हैं, तो वो धब्बे इज़िली चले जाते हैं। तो उसका भी रीज़न है ना। जैसे कपड़ों पे ऑयल या ग्रीस जैसा कोई दाग लगे हैं और उसको अगर नॉर्मल वाटर से धोएँ, तो डेल्टा की वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच एफेक्शन या कोहेसिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल आपस में ही चिपकते हैं, बाकी ये इस ग्रीस वाले दाग से चिपकेंगे नहीं, तो उसको बाहर भी नहीं निकाल पाएँगे। है ना? बाकी ध्यान रखना कि अगर वाटर के अंदर साबुन या डिटर्जेंट मिला दिया, तो जो डिटर्जेंट जो होता है वो क्या करता है, वाटर पार्टिकल के बीच फूड डलवा देता है। तो उसके कारण अब वाटर पार्टिकल आपस में नहीं चिपकेंगे, है ना? तब क्या होगा कि ये जो डिटर्जेंट के पार्टिकल हैं, एक तो वाटर मॉलिक्यूल की फूड डलवाते हैं, तो उनका प्रेम थोड़ा कम हो जाता है, और अब जो डिटर्जेंट के पार्टिकल हैं वो इस दाग धब्बे से चिपक जाते हैं। तो बताओ, डिटर्जेंट के पार्टिकल इस ग्रीस के धब्बे चिपक जाएँगे और उससे वाटर पार्टिकल चिपक जाएँगे। तो इस टाइप से वाटर पार्टिकल इस दाग धब्बों से इस डिटर्जेंट मॉलिक्यूल के थ्रू चिपकेंगे। अब जब इसको खंगालेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल ग्रीस के जो पार्टिकल है उसको भी लेकर के अलग हो जाएँगे और इस टाइप से दाग धब्बे निकल जाएँगे। तो बड़ी-बड़ी बातें से काम की एक ही चीज़ कि वाटर के अंदर सोप सॉल्यूशन जैसा लो सॉल्युबल सब्सटेंस मिला है तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट घटता है, दैट्स ऑल। अब हम सरफेस टेंशन फोर्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, और ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन फोर्स के जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें सबसे मेन चीज तुमको देखनी होगी कि कांटेक्ट लेंथ एल कितनी होगी, वो देखना होगा। तो पहले इसका एक कॉमन क्वेश्चन, हाँ बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। यानी शीट का एग्जाम्पल नंबर 1 ही है। ये तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी रेडियस r है। अब इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक, तो हमको पता है कि नीचे तो वाटर होगा और ऊपर वाटर की सरफेस होगी, और हमको अच्छे ही पता है कि वाटर की सरफेस में टेंशन जनरेट होती है जिसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं, और सरफेस टेंशन फोर्स के कारण वाटर की सरफेस बिल्कुल गुब्बारे के टाइट, रबर के टाइप से काम करती है। तो देखो, इस बार हम पूरे वाटर को नहीं देखते हैं, हम केवल वाटर की जो ऊपर वाली सरफेस है उसी को कंसीडर करते हैं, है तो वही कि वाटर की जो सरफेस है उसी को कंसीडर कर रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि वाटर की सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो लेफ्ट ऑफ सरफेस और राइट ऑफ सरफेस। डिवाइड कर रहे हैं मतलब ये मत समझना कि कैंची से काट रहे हैं, एक्चुअली इमेजिन कर रहे हैं। वही कि वाटर की सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट ऑफ सरफेस और राइट ऑफ सरफेस। तो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि लेफ्ट ऑफ सरफेस और राइट ऑफ सरफेस आपस में एक दूसरे को खींचेगी या धक्का देगी? खींचेगी। लेकिन मैंने चमका कर बताया था कि सरफेस तो हमेशा खींचती है, धक्का देने का काम तो अंदर वाला लिक्विड करता है। फिर तो हम बिंदास बोल सकते हैं कि लेफ्ट ऑफ और राइट ऑफ सतह, लेफ्ट ऑफ और राइट ऑफ सरफेस आपस में एक दूसरे को खींचेगी जिसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो हमको पूछा है कि लेफ्ट ऑफ और राइट ऑफ सरफेस के बीच लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा वो देखना है ना? तो हम कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि लेफ्ट ऑफ और राइट ऑफ सरफेस आपस में एक दूसरे को खींचेगी जिसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। और हमको अच्छे पता है कि सरफेस टेंशन फोर्स बेसिकली क्या होता है, T इंटू एल।
ये तो इसमें टी तो वाटर का सरफेस टेंशन कांस्टेंट, लेकिन सबसे मेन चीज है एल। तो देखते ही बताओ कि इस बार एल इक्वल टू कितना होगा। चलो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे मेन चीज है एल। तो मैंने बताया था कि एल या कॉन्टेक्ट लेंथ को मेजर करने का सेट तरीका होता है ना। तो बताओ इस बार लेफ्ट ऑफ सरफेस और राइट ऑफ सरफेस के बीच सरफेस टेंशन फोर्स देखना है, तो इन दोनों के बीच बाउंड्री लाइन बना देंगे। है, तो ये ध्यान रखना कि लेफ्ट ऑफ और राइट ऑफ सरफेस के बीच सरफेस टेंशन फोर्स देखना है, तो इन दोनों के बीच बाउंड्री लाइन बना देंगे, मतलब लक्ष्मण रेखा बना देंगे। और इस बाउंड्री लाइन की जो लेंथ होगी उसी को कॉन्टेक्ट लाइन बोलेंगे। तो तुम बताओ कि इस बार बाउंड्री लाइन की लेंथ कितनी है, डायमीटर 2r के बराबर। तो बस लेफ्ट ऑफ और राइट ऑफ सरफेस के बीच के बाउंड्री लाइन की लेंथ डायमीटर 2r के बराबर है, तो L इक्वल टू 2r। बस लेफ्ट ऑफ और राइट ऑफ सरफेस के बीच लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स T इंटू एल की जगह 2r ये आ गया। हाँ बच्चों देखो, अभी तो हमने लेफ्ट ऑफ और राइट ऑफ सरफेस के बीच फोर्स देखा है, तो हमको अच्छे पता है कि सरफेस तो ओवरऑल खींचती है, मतलब लेफ्ट ऑफ और राइट ऑफ सरफेस के बीच तो फोर्स T इंटू 2r होगा, और खींचने वाला होगा मतलब टेंशन फोर्स होगा डायरेक्ट। लेकिन जेई 2007 में इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर दिया था। देखो अभी तो हम केवल सरफेस के बीच आपस में फोर्स देख रहे थे ना, लेकिन जेई 2007 में जो क्वेश्चन था उसमें क्या किया था कि सेम वही क्वेश्चन था, लेकिन इस बार केवल सरफेस पर ही, इस बार केवल सरफेस को ही नहीं, इस पूरे वाटर को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो ये जो जेई में क्वेश्चन था उसमें केवल सरफेस को ही नहीं, इस पूरे पूरे वाटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो लेफ्ट हाफ वाटर और राइट हाफ वाटर, है ना। तो बस अब हमको पूछा है कि लेफ्ट हाफ वाटर और राइट हाफ वाटर के बीच आपस में लगने वाला फोर्स कितना होगा वो देखना है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस के बीच लगने वाला फोर्स अलग देखेंगे, और नीचे वाले वाटर के कारण लगने वाला फोर्स अलग देखेंगे। तो चलो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस के बीच लगने वाला फोर्स देखते हैं। तो वो तो अभी देख चुके हैं, हमको पता है कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस तो एक दूसरे पर खींचने वाला फोर्स लगाएगी, मतलब टेंशन फोर्स लगाएगी। और कितना लगाएगी, टी इंटू कॉन्टेक्ट लेंथ 2r। इसको मैं F1 बोल देता हूँ। तो बस लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस के बीच तो फोर्स टी इंटू 2r होगा, जो कि खींचने वाला होगा, है ना। अब हम अंदर वाले लिक्विड की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल चमका कर बताया था, है ना, कंपैरेटिवली बताया था कि सरफेस तो ओवरऑल खींचती है, लेकिन अंदर वाला जो लिक्विड है वो ओवरऑल धक्का देता है। तो यहाँ क्लियर बताया भी था कि सरफेस ओवरऑल खींचती है, लेकिन अंदर वाला जो लिक्विड है वो ओवरऑल धक्का देता है। तो बस हमको देखना है कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ जो अंदर वाला लिक्विड है वो धक्का देने वाला फोर्स कितना लगाएगा वो देखना है। और ये फ्लूइड में हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हाफ वाटर और लेफ्ट हाफ और राइट हाफ अंदर वाला जो लिक्विड है वो धक्का देने वाला फोर्स लगाएगा। और कितना लगाएगा बताओ, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, है ना, हमने फ्लूइड में पढ़ा था। तो बस अंदर वाला जो है ना, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ जो अंदर वाला लिक्विड है वो ओवरऑल धक्का देने वाला फोर्स लगाएगा, और कितना लगाएगा, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। तो एवरेज, है ना, हमको पता है कि प्रेशर गहराई के साथ लीनियरली चेंज करता है, इससे एवरेज प्रेशर सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। तो द इनिशियल मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर प्रेशर कितना है, पी नॉट। फाइनल मतलब लोएस्ट पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो बता एवरेज प्रेशर कितना होगा, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 इंटू एरिया, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ वाटर के बीच वाला एरिया। तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ वाटर के बीच वाला एरिया कितना होगा, ये लेंथ इंटू हाइट। तो ये लेंथ का काम तो कौन करेगा, डायमीटर 2r इंटू हाइट का काम h। तो ये निकाल लिया। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं, बताओ लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस के बीच तो फोर्स F1 है जो कि खींचने वाला है, और लेफ्ट हाफ और राइट हाफ नीचे वाले वाटर के बीच फोर्स F2 है जो कि धक्का देने वाला है। तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ इस पूरे वाटर के बीच जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा बताओ, F2 माइनस F1, या F1 माइनस F2 भी कर सकते हो, या दोनों का मॉड लगा दो। तो बस लेफ्ट हाफ वाटर और राइट हाफ वाटर के बीच रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, मॉड ऑफ F1 माइनस F2
mod ऑफ F2 माइनस F1 लिख सकते हैं, ठीक, बस सॉल्व कर लेना। तो F2 कितना है, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, P0 प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू 2RH माइनस F1, ये सरफेस टेंशन फोर्स T इंटू 2R और इसका मोड, ये आंसर होगा। तो ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन किया उससे पक्का सबक मिल गया है ना। तो इस क्वेश्चन से हमको पक्का पता चल गया कि फ्लूइड के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अंदर वाला जो लिक्विड है वो ओवरऑल धक्का देता है, लेकिन सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग सरफेस जो है वो ओवरऑल खींचती है। चलो बच्चों, इसमें शीट का एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, इसको देख लेना। देखो इस बार हमको दे रखा है कि वाटर की कोई स्फेरिकल ड्रॉप है, कि मतलब वाटर की कोई स्फेरिकल बूंद है जिसकी रेडियस r है ना। अब हमको पता है कि ये जो ड्रॉप या जो बूंद है उसमें अंदर तो वाटर होगा और बाहर वाटर की सरफेस होगी, तो हम केवल वाटर की सरफेस को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस वाटर की सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो लेफ्ट हाफ सरफेस और राइट हाफ सरफेस। बस आराम से बताओ कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस आपस में एक दूसरे को खींचेगी या धक्का देगी? आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि खींचेगी, है ना। मैंने चमका कर बताया था कि सरफेस तो ओवरऑल खींचती है, धक्का देने का काम तो अंदर वाला लिक्विड करता है। ये तो हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस आपस में एक दूसरे को खींचेगी, जिस खींचने वाले फोर्स को सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो बस हमको पूछा है कि इस बूंद की लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस के बीच लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा वो देखना है। तो कर सकते हैं ना, तो हमको पता है कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस आपस में एक दूसरे को खींचेगी, जिसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। और बस हमको एक ही चीज पता है कि सरफेस टेंशन फोर्स सिंपली T इंटू एल होता है। इसमें T तो वाटर का सरफेस टेंशन कांस्टेंट, और सबसे मेन चीज इसमें हमको एल देखना है। तो बस तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ कि इस बार एल इक्वल टू कितना होगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज इसमें एल देखना है। तो मैंने क्लियरली बताया था कि कॉन्टेक्ट लेंथ एल को मेजर करने का सेट तरीका होता है ना। तो बताओ इस बार, ये बताओ इस बार लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस के बीच सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है ना। तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस के बीच सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है, तो इन दोनों के बीच हम बाउंड्री लाइन बना देते हैं। ये तो ध्यान रखना कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस के बीच सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है, तो इन दोनों के बीच बाउंड्री लाइन बना देते हैं। तो बस इस बाउंड्री लाइन की जो लेंथ होगी उसी को कॉन्टेक्ट लाइन बोलेंगे। तो बताओ, इन दोनों के बीच बाउंड्री लाइन बनाएंगे, तो तब बाउंड्री लाइन की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। तो एल का काम 2 पाई आर करेगा। तो बस लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस के बीच लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स टी इंटू कॉन्टेक्ट लेंथ 2 पाई आर, ये आ गया। कई महामूर्ख लोग टी इंटू पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, ये क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स तो टी इंटू कॉन्टेक्ट लेंथ होता है, कोई कॉन्टेक्ट एरिया थोड़ी होता है। बस बोल सकते हैं कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस आपस में एक दूसरे खींचेगी, जिसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलेंगे। और वो कितना होगा, टी इंटू एल, दोनों के बीच बाउंड्री लाइन की लेंथ 2 पाई आर, ये आ गया। हाँ बच्चों, जितना पूछा था उतना तो कर लिया, लेकिन इसमें एक और चीज तुम सोच सकते हो। जैसे चलो हमको इस राइट हाफ पर ही फोर्स देखना है, ठीक है। तो हमको अच्छे पता है कि सरफेस जो होती है वो तो ओवरऑल खींचती है, इसलिए ये जो लेफ्ट हाफ वाली सरफेस है वो राइट हाफ वाली सरफेस पर खींचने वाला फोर्स लगाएगी ना। तो जो लेफ्ट हाफ वाली सरफेस है और राइट हाफ सरफेस पर तो खींचने वाला फोर्स लगाएगी, और कितना लगाएगी, टी इंटू कॉन्टेक्ट लेंथ 2 पाई आर। लेकिन अब अंदर वाले लिक्विड की बात करते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि जो सरफेस है वो तो ओवरऑल खींचती है, लेकिन अंदर वाला जो लिक्विड होता है ओवरऑल धक्का देने वाला फोर्स लगाता है। ये तो आपको पता है कि अंदर वाला जो लिक्विड है वो ओवरऑल धक्का देने वाला फोर्स लगाता है। और अंदर चलो प्रेशर पी इन मान लेते हैं, है ना। चलो मान लेते हैं कि इसकी साइज बहुत छोटी है, मतलब कि रोजेज वाला फैक्टर नेग्लिजिबल है, ठीक है। बस अंदर वाला जो लिक्विड है वो धक्का देने वाला फोर्स लगाएगा, और कितना लगाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो अंदर प्रेशर पी इन इंटू ये वाला एरिया कितना होगा,
पाई आर स्क्वायर, है ना? बस ये हम बोल सकते हैं। बताओ, ये जो राइट हाफ सरफेस है ना, उस पर लेफ्ट हाफ वाली सरफेस तो जो है वो खींचने वाला फोर्स लगाएगी T इंटू 2 πr के बराबर, लेकिन साथ में अंदर वाला लिक्विड भी है, तो अंदर वाला लिक्विड धक्का देने वाला फोर्स लगाएगा, और कितना लगाएगा? प्रेशर इंटू एरिया, मतलब P इन इंटू पाई आर स्क्वायर। अब तुम बताओ कि बूंद का जो आधा पार्ट है वो इक्विलिब्रियम है ना, तो इक्विलिब्रियम के लिए ये खींचने वाला फोर्स और धक्का देने वाला फोर्स आपस में बैलेंस होने चाहिए। तो बताओ, सरफेस के कारण खींचने वाला फोर्स तो T इंटू 2 πr, और अंदर वाले लिक्विड के कारण धक्का देने वाला फोर्स P इन इंटू पाई आर स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे तो P इन इक्वल टू 2T ओपन R आ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि बाहर अगर प्रेशर P नॉट हो तो बूंद के अंदर प्रेशर कितना होगा? 2T ओपन R, और बाहर के कंपैरिजन में अंदर प्रेशर जितना ज्यादा होता है उसको प्रेशर एक्सेस बोलते हैं। तो वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमने बातों बातों में डिराइव कर लिया कि पानी की बूंद हो तो उसमें बाहर के कंपैरिजन में अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है? 2T ओपन R। कोई मूर्ख ये भी पूछ सकता है कि इधर प्रेशर P है तो इधर P प्लस रोजीएच और रोजीएच वाला फैक्टर काउंट क्यों नहीं किया? तो श्रद्धा तो कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में मान रहे हैं कि इसकी हाइट काफी कम है। हाइट काफी कम है, इसलिए अंदर सब जगह प्रेशर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। P इन ऐसा अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। हाँ बच्चों, शीट में एग्जाम्पल नंबर 3 इसको करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको दे रखा है कि वायर की कोई ऐसी फिक्स फ्रेम है, और उसके बीच में हमने ऐसा स्लाइडिंग वायर लगा दिया है जो फिसलने के लिए फ्री है, इसको स्लाइडर बोलते हैं। ये तो वायर की फिक्स फ्रेम है, और उसमें हमने एक्स लेंथ का ऐसा स्लाइडर लगा दिया है जो स्लाइड कर सकता है, और फ्रेम और स्लाइडर के बीच हमने सोप सॉल्यूशन की पतली सी फिल्म बना दी है जिसकी लेंथ एक्स है और विड्थ वाई है। और हमको अच्छे पता है कि सोप सॉल्यूशन की जो फिल्म है वो तो प्योरली सरफेस है, और सरफेस आपस में भी एक दूसरे को खींचती है और इस स्लाइडर को भी खींचती है। तो होता जो फिल्म है, जो सरफेस है, उस स्लाइडर को खींचेगी, जिसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलेंगे। बस हमको पूछा है कि इस फिल्म के कारण स्लाइडर पर सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा, वो देखते हैं, वो देखना है। ठीक है, तो बस कर सकते हैं ना। बस ये फिल्म के कारण स्लाइडर पर सरफेस टेंशन फोर्स देखना है, तो हम बोल सकते हैं कि स्लाइडर पर भी सरफेस टेंशन फोर्स बेसिकली क्या होगा? T इंटू कॉन्टेक्ट लेंथ L, और बताया था कि कॉन्टेक्ट लेंथ L को मेजर करने का सेट तरीका होता है। तो बताओ, इस बार फिल्म और स्लाइडर के बीच सरफेस टेंशन फोर्स पूछा है, तो फिल्म और स्लाइडर के बीच बाउंड्री लाइन बना देंगे। तो तब इस बार बाउंड्री लाइन की लेंथ कितनी होगी? X है, तो वही फिल्म और स्लाइडर के बीच बाउंड्री लाइन बना देते हैं। तो इस बार बाउंड्री लाइन की लेंथ x होगी, तो इस बार कॉन्टेक्ट लेंथ का काम कौन करेगा? x। तो फिल्म के कारण स्लाइडर पर लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स T इंटू एक्स ये होगा। अभी तक हमने यही देखा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चक्कर है यार, है ना? अभी तक तो ये देखा था, लेकिन इसमें थोड़ा चक्कर है। ये ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने वाटर या ड्रॉप जैसी चीज ली थी, है ना? अभी तक तो वाटर या बूंद जैसी चीज ली थी, इसमें अंदर भी पानी भरा था, लेकिन इस बार वाटर की ड्रॉप नहीं है, उसकी जगह सोप सॉल्यूशन की पतली सी फिल्म है। और अगर बहुत ढंग से देखें तो पता चलेगा कि अगर सोप सॉल्यूशन की या किसी की भी पतली सी फिल्म हो तो उसमें एक नहीं, दो सरफेस होंगी। एक तो आगे वाली सरफेस और एक पीछे वाली सरफेस। ये तो उसको मैं चित्र में नहीं बता सकता, तो मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ। ये तो ध्यान रखना कि इस बार पानी की बूंद नहीं है, उसकी जगह सोप सॉल्यूशन की पतली सी फिल्म है ना। इस बार सोप सॉल्यूशन की पतली सी फिल्म है। तो देखो, ढंग से देखें तो इसमें दो सरफेस होंगी। कैसे होंगी वो देख सकते हो। ये तो सोप सॉल्यूशन की जो पतली सी फिल्म होती है उसमें दो सरफेस होती हैं। बता, एक तो आगे वाली मतलब फ्रंट सरफेस, एक ये पीछे वाली मतलब बैक सरफेस, और दोनों के बीच जो पतली सी थिकनेस होती है उसमें हल्का सा सोप सॉल्यूशन का लिक्विड भरा होता है। तो ये तुम ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना कि कभी भी, है ना, कभी भी ऑयल की सोप सॉल्यूशन की ऐसी कोई पतली सी फिल्म हो,
तो समझ जाना कि इसमें दो सरफेस होंगी, एक तो है आगे वाली फ्रंट सरफेस, एक है पीछे वाली बैक सरफेस, और दोनों की बीच जो पतली सी थिकनेस होगी उसमें हल्का सा लिक्विड भरा होगा। तो बताइए जो फ्रंट सरफेस है वो भी स्लाइडर को खींचेगी T इंटू एल फोर्स से, ऐसे जो पीछे वाली जो बैक सरफेस है वो भी स्लाइडर को खींचेगी T इंटू एल फोर्स से। तो तब अब स्लाइडर पर लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स T इंटू एल प्लस T इंटू एल मतलब 2T इंटू एल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये तो ये मैंने इसका चित्र की फॉर्म में बता दिया है, तो ध्यान रखना कि ऑयल की फिल्म, वाटर की फिल्म या सोप सॉल्यूशन की भी कभी भी फिल्म हो तो उसमें दो सरफेस होंगी, एक तो आगे वाली मतलब फ्रंट सरफेस, एक पीछे वाली मतलब बैक सरफेस, और दोनों के बीच पतली सी थिकनेस होगी, उसमें हल्का सा लिक्विड भरा होगा। तो बताए जो आगे वाली जो फ्रंट सरफेस है वो भी स्लाइडर को खींचेगी T इंटू एल की जगह X इतने फोर्स है। ऐसे ही जो पीछे वाली बैक सरफेस है उसको मैं बता तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन पीछे वाली जो बैक सरफेस है वो भी स्लाइडर को खींचेगी T इंटू एक्स फोर्स से। तो बताओ स्लाइडर पर लगने वाला टोटल सरफेस टेंशन फोर्स T इंटू एक्स प्लस T इंटू एक्स मतलब 2T इंटू एक्स होगा। लिख देता हूँ कि आगे वाली सरफेस भी खींचेगी T इंटू एक्स फोर्स से, नीचे वाली सरफेस जिसको चित्र में बता नहीं पा रहा हूँ वो भी खींचेगी T इंटू एक्स फोर्स से। तो इस स्लाइडर पर लगने वाला टोटल सरफेस टेंशन फॉर T इंटू एक्स प्लस T इंटू एक्स मतलब 2T इंटू एक्स। तो स्लाइडर पर लगने वाला टोटल सरफेस टेंशन फोर्स उम्मीद का दुगुना होगा, डबल होगा। ठीक, तो ये चीज मैंने शुरुआत में इसको छुपा कर रखा था, राइट थिंग एट राइट टाइम, तो अभी राइट टाइम था तो इसको बता दिया। ये तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। ठीक, अच्छे ध्यान रखना, ये जो वाटर की बूंद या ड्रॉप है उसमें भी केवल एक ही सरफेस होगी, ये जो वाटर है उसमें भी केवल एक ही सरफेस होगी, लेकिन कभी भी ऑयल की, सोप सॉल्यूशन की, उसकी अगर फिल्म हो तो उसमें दो सरफेस होंगी, एक तो आगे वाली फ्रंट सरफेस और एक पीछे वाली बैक सरफेस। मैंने सरफेस को डिफाइन भी कर रखा था, बताया था कि लिक्विड का जो पार्ट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है उसको सरफेस बोलते हैं। तो इसमें तो केवल यही पार्ट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में से एक सरफेस है। लेकिन इस केस में ये वाला पार्ट भी एयर के कांटेक्ट में है, और जो पीछे वाला पार्ट है वो भी एयर के कांटेक्ट में, तो दो दो सरफेस होंगी। तो बस आगे वाला पार्ट भी खींचे, है ना, आगे वाली सरफेस भी खींचेगी T इंटू एक्स फोर्स से, पीछे वाली सरफेस भी खींचेगी T इंटू एक्स फोर्स से। तो स्लाइडर पर टोटल सरफेस टेंशन फोर्स उम्मीद का दुगुना होगा, मतलब 2T इंटू एक्स। फिर इसी क्वेश्चन का अब अगला पार्ट भी कर सकते हैं। फिर तो अगले पार्ट में हमको दे रखा है, तुम बताओ कि इस फिल्म के कारण स्लाइडर पर सरफेस टेंशन फॉर 2Tx जितना ऊपर की ओर लगेगा ना, 2Tx जितना ऊपर की ओर लगेगा तो उसके कारण स्लाइडर अपने आप ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो बस स्लाइडर को इक्विलिब्रियम में रोकने के लिए हमको कितना मास लटकाना पड़ेगा वो देखना है। बस स्लाइडर को इक्विलिब्रियम में रोके रखना है, तो उसके लिए सिंपली फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो होता है स्लाइडर पर ऊपर की ओर तो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा 2T इंटू एक्स, और नीचे की ओर इस ब्लॉक का वेट है ग्रेविटेशन फोर्स mg। बस स्लाइडर को अगर इक्विलिब्रियम में रोके रखना है तो उस पर सिंपली ऊपर नीचे वाले फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो ऊपर की ओर तो कितना है 2Tx इक्वल टू नीचे की ओर mg, तो m इक्वल टू 2Tx बाय g। इतना वेट लटकाएंगे तो स्लाइडर इक्विलिब्रियम में रुका हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि बूंद या ड्रॉप जैसी कोई चीज हो तब तो एक सरफेस होंगी, लेकिन फिल्म जैसी कोई चीज हो तो उसमें दो सरफेस होंगी, एक तो आगे वाली सरफेस, एक पीछे वाली सरफेस, और दोनों के बीच पतली सी थिकनेस में थोड़ा सा लिक्विड होगा। हाँ बच्चों, इसमें अब एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। देखो इसमें हमको दे रखा है कि सोप सॉल्यूशन का कोई पतला सा बुलबुला है, मतलब पतला सा बबल है ना, ड्रॉप नहीं बबल है। तो सोप सॉल्यूशन का पतला सा बुलबुला है मतलब पतली सी बबल है जिसकी रेडियस आर है। और बताओ बहुत पतला सा बबल है मतलब इसकी रेडियस आर है, मतलब इसकी इंटरनल रेडियस को भी आर बोल सकते हैं और एक्सटर्नल रेडियस को भी अप्रोक्सीमेटली आर ही बोल सकते हैं। तो सोप सॉल्यूशन का पतला सा बबल या बुलबुला है। बस इस बार हमको देखना है कि इसकी लेफ्ट हाफ सरफेस और राइट हाफ सरफेस के बीच
आपस में लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तुम देखते ही बताओ, इस बार सोप सॉल्यूशन की बूंद ये बबल है, तो बताओ इसमें एक सरफेस होगी या दो सरफेस? दो सरफेस होंगी। ये तो ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें तो सोप सॉल्यूशन या वाटर की कोई ड्रॉप थी, मतलब कोई बूंद थी, और वाटर की या सोप सॉल्यूशन की कोई बूंद या ड्रॉप हो तब तो उसमें केवल एक ही सरफेस होगी ये वाली। लेकिन इस बार सोप सॉल्यूशन की बूंद या ड्रॉप नहीं है, बबल है। हम सोच सकते हैं कि जो बबल है उसमें दो सरफेस होंगी, एक तो बाहर वाली सरफेस होगी, एक अंदर वाली सरफेस होगी, और दोनों के बीच जो पतली सी थिकनेस है उसमें हल्का सा लिक्विड भरा होगा। मैंने कई बार तुमको बताया, सरफेस की किताबी डेफिनेशन बताई थी कि लिक्विड का जो पार्ट एयर के कांटेक्ट में उसको सरफेस बोलेंगे। तो अभी लिक्विड का ये वाला पार्ट भी एयर के कांटेक्ट में, इसको भी सरफेस और इसको भी सरफेस तो बोल सकते हैं। इस बार बूंद या ड्रॉप में बबल है ना, तो इसमें दो सरफेस होंगी, एक तो एक बाहर वाली सरफेस, एक एक अंदर वाली सरफेस, और दोनों के बीच पतली सी थिकनेस में हल्का सा लिक्विड भरा होगा। तो हम तुरंत समझ गए कि जो बबल है वो इस फिल्म का ही भाई है। तो इसमें भी दो सरफेस होंगी। ये तो बस तुम आराम से बताओ कि जो बाहर वाली सरफेस है वो भी खींचेगी, है ना, बोल सकते हैं कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में जो बाहर वाली सरफेस है वो भी खींचेगी। और कितने फोर्स से बताओ? टी इंटू कॉन्टेक्ट लेंथ 2 पाई आर। और ये जो अंदर वाली सरफेस है वो भी एक दूसरे को खींचेगी, और कितने फोर्स है? टी इंटू कॉन्टेक्ट लेंथ 2 पाई आर। बस लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सरफेस के बीच लगने वाला टोटल सरफेस टेंशन फोर्स उम्मीद का दुगुना होगा, मतलब टी इंटू 2 पाई आर इंटू 2। से पहले ही बताया था कि कभी भी फिल्म हो या बबल हो, ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों में दो दो सरफेस होती हैं, तो इनमें जो सरफेस टेंशन फोर्स आता है उम्मीद का दुगुना आता है। ये तो कंपैरेटिवली ध्यान रखना कि बूंद या ड्रॉप में एक ही सरफेस होगी, तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ के बीच लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स टी इंटू कॉन्टेक्ट लेंथ 2 पाई आर। लेकिन बबल हो तो उसमें अंदर वाली और बाहर वाली दो सरफेसेस होंगी, तो इसमें सरफेस टेंशन फोर्स टी इंटू 2 पाई आर प्लस टी इंटू 2 पाई आर, मतलब टी इंटू 2 पाई आर का डबल होगा। हाँ बच्चों, अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, वही क्वेश्चन हमने लिया है। ये क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है किसी कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, और वाटर के अंदर किसी आर रेडियस, ये वाटर के अंदर आर रेडियस की किसी डिस्क को वाटर की सरफेस के जस्ट नीचे रखा है, ठीक है ना। और और ये तराजू का कोई पलड़ा मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर तो हमने डिस्क रखी है, और उसके दूसरे पलड़े पे हमने एम नॉट का वेट रखा है, दिख रहा है वही, क्योंकि तराजू है। एक पलड़े पर तो डिस्क है जो वाटर के अंदर जस्ट डूबी हुई है, और दूसरे पलड़े पर एम नॉट का वेट रखा, और शुरू में तराजू बिल्कुल बैलेंस्ड रीडिंग था। अब हम ऐसा करते हैं कि जो डिस्क है उसको सरफेस से थोड़ा सा बाहर लाते हैं, है ना, डिस्क को सरफेस से थोड़ा बाहर लाते हैं। बस तुम खुद बताओ कि ये तुम खुद बताओ कि वाटर की जो सरफेस है कपड़े के टाइप से काम करेगी ना, तो डिस्क को सरफेस से थोड़ा सा बाहर लाएंगे, तो जैसे डिस्क के ऊपर कपड़ा ढका हो और डिस्क को थोड़ा सा ऊपर ले जाए, जैसे कपड़ा थोड़ा सा ऊपर जाता है वैसे सरफेस भी थोड़ी सी ऊपर की ओर जाएगी। ये सरफेस थोड़ी ऊपर की ओर जाएगी, तो बताओ जो सरफेस है और डिस्क की पेरीफेरी को खींचेगी या धक्का देगी? खींचेगी, हमको पता है कि सरफेस तो खींचती है ना, तो होता है सरफेस जो है वो डिस्क की पेरीफेरी को खींचेगी, इसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलेंगे। तो बस इसको बैलेंस करने के लिए इस पर डे पर एडिशनल कितना वेट रखना पड़ेगा वो देखना है। कर सकते हैं ना इसको? तो बच्चों देखो, अपनी शीट में एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, तो देख लेना एक बार। ठीक है, तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई तराजू है, मतलब कोई बीम बैलेंस है जिसको बिल्कुल बीच में से इंच कर दिया है। अब तराजू के एक बर्डे से तो हमने किसी आर रेडियस की डिस्क को लटका दिया है, और हमको दे रखा है कि डिस्क शुरू में वाटर सरफेस के जस्ट नीचे थी, और
इस डिस्क को बैलेंस करने के लिए दूसरे पर डे पर हमने एम नॉट का वेट रखा है और हमको दे रखा है कि अभी ये तराजू बैलेंस्ड है ना, तो अभी तो तराजू पूरी तरह से बैलेंस्ड है। अब ऐसा करते हैं कि डिस्क को सरफेस से थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। ये तो हम बोल सकते हैं कि डिस्क को सरफेस से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो बताओ डिस्क के साथ साथ सरफेस भी थोड़ी सी ऊपर की ओर चली जाएगी, है ना? जैसे तुम सोच के बताओ, जैसे कोई डिस्क है, उसके ऊपर हमने लाल कलर का कोई कपड़ा ढक दिया है। अब डिस्क को ऊपर ले आएंगे तो डिस्क के साथ साथ ये कपड़ा भी ऊपर ऊपर जाएगा ना। वही, ये डिस्क को ऊपर ले आएंगे तो डिस्क के साथ साथ ये कपड़ा भी ऊपर जाएगा। तो बताओ ये जो सरफेस है वो भी कपड़े के टाइप से ही काम करती है ना। तो डिस्क को थोड़ा ऊपर ले आएंगे तो उसके साथ साथ सरफेस भी थोड़ी सी ऊपर जाएगी। मतलब अब इस डिस्क पर सरफेस टेंशन फोर्स भी लगेगा। तो बस इसको बैलेंस करने के लिए दूसरे पड़े पर एडिशनल कितना वेट रखना होगा वो देखना है। कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में तराजू बैलेंस था, अब डिस्क को थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। तो डिस्क को सरफेस से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो डिस्क के साथ साथ सरफेस भी ऊपर जाएगी। जैसे कपड़ा ऊपर जाता है ना, वैसे सरफेस भी थोड़ी सी ऊपर की ओर जाएगी। तो बताओ अब ये जो वाटर की सरफेस है वो डिस्क की पेरिफेरी को खींचेगी या धक्का देगी? आंखें बंद करे खींचेगी, हमको पता है कि सरफेस तो खींचती है, ठीक है। तो बस हम बोल सकते हैं कि वाटर की जो सरफेस है ना, वाटर की जो सरफेस है और डिस्क को नीचे की ओर खींचेगी, ये बोल सकते हैं कि वाटर की जो सरफेस है और डिस्क की पेरिफेरी को नीचे की ओर खींचेगी, जिसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलेंगे। और अ, डिस्क की पेरिफेरी पर लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा? टी इंटू कॉन्टेक्ट लेंथ। तो टी इंटू डिस्क की पेरिफेरी और सरफेस के बीच कॉन्टेक्ट लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर। इतना सरफेस टेंशन फोर्स नीचे की ओर लगेगा। तो बताओ इधर इतना एडिशनल फोर्स लग गया, तो तराजू को बैलेंस करने के लिए इधर कितना एडिशनल वेट रखना होगा वो देखना है। तो मान लेते हैं डेल्टा एम का एडिशनल वेट रख रहे हैं, डेल्टा एम का एडिशनल वेट रख रहे हैं, तो इधर एडिशनल फोर्स कितना लगेगा? डेल्टा एम जी। बस तुम बताओ कि तराजू को बैलेंस करने के लिए इस पर डे पर एडिशनल फोर्स और इस पर डे पर एडिशनल फोर्स बराबर होना चाहिए। तो बताओ इस पर डे पर एडिशनल फोर्स कौन सा क्रिएट हुआ है? टी इंटू 2 पाई आर। और इस पर डे पर एडिशनल फोर्स कितना है? डेल्टा एम जी। दोनों बैलेंस होने चाहिए, तो डेल्टा एम कितना आ जाएगा? टी इंटू 2 पाई आर बाय जी, इतना आ जाएगा। ये कई मूर्ख इतना क्लियर बताने के बाद भी सरफेस के कारण डिस्क पर खींचने वाला सरफेस टेंशन फोर्स गधोर टाइप से टी इंटू पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। ये क्या होता है? आपको पता है सरफेस टेंशन फोर्स तो टी इंटू कॉन्टेक्ट लेंथ होता है, कोई कॉन्टेक्ट एरिया थोड़ी होता है। हाँ बच्चों, इसी क्वेश्चन है ना, इसी के टाइप का अगला एग्जांपल नंबर 6 देखना। तो एग्जांपल नंबर 6 में वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि ये पिछले क्वेश्चन में तो वाटर की सरफेस के जस्ट नीचे कोई सॉलिड डिस्क रखी थी, लेकिन इस बार हमने वाटर की सरफेस के जस्ट नीचे कोई ऐसी खोखली डिस्क या होलो डिस्क रखी है, जिसकी एक्सटर्नल रेडियस तो R2 और इंटरनल रेडियस R1 है। बनाया था चलो, तो एक इस बार सॉलिड की जगह होलो डिस्क यूज की है, जिसकी एक्सटर्नल रेडियस तो आर, ये क्या हो रहा है यार, ये होलो डिस्क रखी है जिसकी एक्सटर्नल रेडियस R1 और इंटरनल रेडियस R2 ये है। और बैलेंस करने के लिए इधर m नॉट का वेट रखा है, शुरू में तराजू बैलेंस था। अब इस होलो डिस्क को भी थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, तो हमको देखना है कि अ, अब बैलेंस करने के लिए इधर कितना एडिशनल वेट रखना पड़ेगा वो देखना है। बस यहाँ भी वही, इस होलो डिस्क को भी थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, तो इसके साथ साथ सरफेस भी थोड़ा सा ऊपर जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कि इस बार जो सरफेस है वो इस डिस्क की आउटर पेरिफेरी को भी खींचेगी और इनर पेरिफेरी को भी खींचेगी, है ना। ढंग से चित्र तो नहीं बता सकता, लेकिन इस बार वाटर इसके आउटर पेरिफेरी के भी कांटेक्ट में होगी और इनर पेरिफेरी के भी कांटेक्ट में सरफेस होगी। तो बस अब वाटर की सरफेस के आउटर पेरिफेरी को भी नीचे की ओर खींचेगी और इनर पेरिफेरी को भी नीचे की ओर खींचेगी। तो बताओ वाटर की सरफेस इसकी आउटर पेरिफेरी को कितने फोर्स से खींचेगी? टी इंटू 2 पाई R1, है ना। और ऐसे ही बताओ वाटर की सरफेस की अंदर वाली पेरिफेरी को भी खींचेगी, और वाटर की सरफेस अंदर वाली पेरिफेरी को कितने फोर्स से खींचेगी?
T इंटू अंडर वाली कॉन्टेक्ट लेंथ 2 पाई R2, है ना? बस हम बोल सकते हैं कि इस बारी डिस्क की पेरिफेरी पर टोटल नीचे की ओर सरफेस टेंशन फॉर T इंटू 2 पाई R1 प्लस T इंटू 2 पाई R2। तो तराजू बैलेंस करने के लिए इधर कितना एडिशनल वेट रखना पड़ेगा वो देखना। मान लेते हैं कि डेल्टा एम का एडिशनल वेट रख रहे हैं, तो इधर एडिशनल फोर्स कितना होगा डेल्टा एम जी। तो बस वही चीज कि तराजू बैलेंस्ड होने के लिए इधर एडिशनल फोर्स और इधर एडिशनल फोर्स बराबर होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो इधर एडिशनल फोर्स कितना है T इंटू 2 पाई R1 प्लस T इंटू 2 पाई R2 इक्वल टू इधर एडिशनल फोर्स कितना है डेल्टा एम इंटू जी। इससे डेल्टा एम निकालोगे तो T इंटू 2 पाई R1 प्लस R2 अपन जी पे इजीली कर सकते हैं। हाँ बच्चों, सरफेस टेंशन में एग्जांपल नंबर 7 करते हैं, लेकिन उसके पहले एक मैकेनिक्स का एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमको दे रखा है कोई रस्सी है जो शुरू में हॉरिजॉन्टल थी, अब उससे मान लेते हैं कि m मास की कोई भारी पुली लटका दी है। हम सभी को पता है कि पुली के वेट के कारण वायर थोड़ा नीचे की ओर झुक जाएगा ना। तो हमको देखना है कि इक्विलिब्रियम में वायर, तो इक्विलिब्रियम में रस्सी कितना एंगल नीचे की ओर झुक जाएगी वो देखना है। तो सभी को पता है कि ऐसे क्वेश्चन में सिंपली इस भारी पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इस भारी पुली पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg, उसके बाद टेंशन। तो बताओ ये रस्सी भी खींचेगी टेंशन T से और ये रस्सी भी खींचेगी टेंशन T से। T टेढ़े हैं तो इनके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो इस T का भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस T का भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल थीटा। इसके साथ एंगल बन रहा है तो T का एक कंपोनेंट T cos थीटा और ये T sin थीटा। इसमें भी एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, तो T cos थीटा और T sin थीटा। बस इक्विलिब्रियम के लिए सिंपली फोर्सेस बैलेंस करेंगे। आगे पीछे वाले फोर्स तो वैसे ही कैंसिल हो गए। बस इक्विलिब्रियम के लिए हमको केवल ऊपर नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो ऊपर की ओर T sin थीटा प्लस T sin थीटा मतलब 2T sin थीटा इक्वल टू नीचे की ओर mg। तो इससे टेंशन T निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। ये तुमने मैकेनिक्स में किया होगा। अब इसी के टाइप का एग्जाम्पल नंबर 7 है जो जेई आई थिंक 2003 या 4 में कभी पूछा गया था। क्वेश्चन देख लेना। फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख रही है, मैंने एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है। तो हमको पता है कोई कंटेनर इसमें वाटर भरा हुआ है, तो हमको पता है कि इसमें अंदर तो वाटर होगा और ऊपर वाटर की सरफेस होगी। और हमको पता है कि वाटर की सरफेस एक टाइट कपड़े के टाइप से या गुब्बारे के टाइट रबर के टाइप से काम करती है ना? तो बस अब हम ऐसा कर रहे हैं कि सरफेस के ऊपर किसी नीडल को बहुत धीरे से रख देते हैं। और हमको दे रखा है कि नीडल की लेंथ L है और उसकी लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। बस मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। लेंथ को उधर ट्रांसफर करें तो नीडल का मास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू लेंथ मतलब लैम्डा इंटू एल। बस इस वाटर की सरफेस के ऊपर इस नीडल को बहुत धीरे से रख देते हैं, मतलब केयरफुली रख देते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि नीडल को वाटर की सरफेस के ऊपर बहुत धीरे से रख दें तो ये नीडल वाटर की सरफेस के ऊपर तैरेगी। ऐसे तैरेगी जैसे इसको किसी टाइट कपड़े के ऊपर रख दिया, पड़ा था ना वही। नीडल को बहुत केयरफुली रखेंगे तो वाटर सरफेस के ऊपर तैरेगी। ऐसे तैरेगी जैसे इसको किसी टाइट कपड़े के ऊपर रख दिया हो। तो देखो नीडल तैरेगी तो सही, लेकिन इसके वेट के कारण सरफेस थोड़ा सा नीचे की ओर दब जाएगा ना। तो हमको पूछा है कि इसके वेट के कारण सरफेस कितना एंगल नीचे की ओर दब जाएगा और फिर कितनी डिस्टेंस नीचे की ओर दब जाएगा वो देखना है। फिर हमको इसकी वाटर की कंटेनर की टोटल विड्थ 2d दे रखी है। टोटल विड्थ 2d दे रखी है मतलब ये भी d और ये भी d। तो बस नीडल के वेट के कारण सरफेस कितना एंगल और कितनी डिस्टेंस नीचे की ओर झुक जाएगा वो देखना है। तुम बताओ कि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस एक ही डिफरेंस है कि इस क्वेश्चन में जो काम रस्सी की टेंशन कर रही थी, इसमें वही काम सरफेस टेंशन करेगी। बस
नीडल इक्विलिब्रियम में आकर के रुक गई ना, बस इक्विलिब्रियम के लिए सिंपली नीडल पर फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो सिंपली इस नीडल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस नीडल पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तुम आराम से बताओ कि इस नीडल पर एक तो इसका खुद का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा, तो m नीडल का मास लैम्डा इंटू एल है ना, तो m की जगह लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स को mg या लैम्डा एल जी ये लिख सकते हैं। बताओ एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg ये लगेगा, और बताओ और कौन सा फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स। तो बताओ इस नीडल के दोनों ओर, है ना, इस नीडल के दोनों ओर सरफेस हैं, तो दोनों सरफेसेस खींचेंगी, है ना, जैसे इसको दोनों रस्सियां खींच रही थी ना, वैसे इस बार नीडल के दोनों ओर सरफेस है, तो दोनों ओर जो सरफेस है वो इसको खींचेगी। तो बताओ इधर जो सरफेस है वो भी इसको ऐसे खींचेगी, है ना, इधर जो सरफेस है वो भी इसको खींचेगी। और कितने फोर्स है, T इंटू कॉन्टेक्ट लेंथ L, और वैसे ही इधर वाली जो सरफेस है वो भी इसको खींचेगी, है ना, इधर वाली जो सरफेस है वो भी इसको खींचेगी। कितने फोर्स है, वो भी T इंटू एल फोर्स है। बस इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो ना। तो इस नीडल पे एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg मतलब लैम्डा एल जी, उसके बाद इस नीडल के दोनों ओर सरफेस है, तो दोनों ओर सरफेस खींचेगी, तो ये वाली सरफेस भी इसको खींचेगी T इंटू एल फोर्स से, और ये वाली भी सरफेस इसको खींचेगी T इंटू एल फोर्स से। बस ये नीडल इक्विलिब्रियम में रुकी हुई है ना, बस इक्विलिब्रियम के लिए सिंपली, इक्विलिब्रियम के लिए सिंपली इस पर फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। ये तो mg सीधा है, लेकिन ये सरफेस टेंशन फोर्स टेढ़े हैं तो इनके कंपोनेंट कर लेंगे। तो इस टीएल का भी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इस टीएल का भी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। चलो पहले इसके कंपोनेंट करते हैं। तो ये सरफेस टेंशन फोर्स टीएल है, इसके साथ एंगल बन रहा है, इससे कॉस कंपोनेंट होगा तो टीएल कॉस थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब टीएल साइन थीटा। इधर भी वही, इसके साथ एंगल बन रहा है इससे टीएल कॉस थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब टीएल साइन थीटा। बस नीडल इक्विलिब्रियम पे आकर के सेट हो गई है। बस इक्विलिब्रियम के लिए सिंपली फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। बताओ आगे पीछे वाले फोर्स तो वैसे ही कैंसिल हो गए ना, तो आगे की ओर भी टीएल cos थीटा और पीछे की ओर भी टीएल cos थीटा, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। बस इक्विलिब्रियम के लिए हमको केवल ऊपर नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो ऊपर की ओर कितना लग रहा है, टीएल साइन थीटा प्लस टीएल साइन थीटा मतलब 2TL साइन थीटा, इक्वल टू नीचे की ओर mg मतलब लैम्डा एल इंटू जी। सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा जी बाई 2t, तो थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स लैम्डा जी बाई 2t। बस एक पार्ट का तो आंसर आ गया कि नीडल के वेट के कारण इक्विलिब्रियम में सरफेस कितना एंगल नीचे की ओर झुक जाएगी, साइन इनवर्स लैम्डा जी बाई 2t इतना एंगल नीचे की ओर झुक जाएगी, है ना। अब हमको देखना है कि सरफेस कितना डिस्टेंस नीचे की ओर झुकेगी वो देखना है। तो बस साइन थीटा की वैल्यू रखनी है ना, तो उसके लिए तुमको ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला, तो बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस का काम कौन कर रहा है, डी, परपेंडिकुलर का काम वाई, तो हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो वाई अपन हाइपोटेनस रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। लेकिन ये देखिए इस बार क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि सुई के वेट के कारण सरफेस थोड़ा सा एंगल नीचे झुक रही है, मतलब थीटा बहुत स्मॉल है, या जो वाई है वो भी डी के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, तो हमको दे रखा है कि सरफेस बहुत थोड़ा सा नीचे झुक रही है, मतलब y इज वेरी वेरी लेस देन d है। तो अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं ना। तो तुम बताओ कि d के कंपैरिजन में y बहुत ही स्मॉल है, तो d स्क्वायर के कंपैरिजन में तो y स्क्वायर महा स्मॉल होगा, इससे डिनोमिनेटर में d स्क्वायर के कंपटीशन में y स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो बताओ अब ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया y, और पर नीचे d ये बचेगा, है ना। तो बताओ साइन थीटा इतना है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली y बाई डी लिख सकते हैं।
इक्वल टू इधर कितना है लैम्डा जी बाई 2t, तो इससे y कितना आ गया लैम्डा जी डी बाई 2t, मतलब सरफेस इतना डिस्टेंस नीचे की ओर दब जाएगी, ये आ गया। बाकी तुम चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ये बताओ सरफेस कितना एंगल नीचे की ओर झुक गई थी, साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा जी बाई 2t ना। ये तो इसमें थोड़ी स्मार्टनेस लगा सकते हो, बताओ इस बार सरफेस थोड़ा सा एंगल नीचे झुकी है, मतलब थीटा बहुत स्मॉल है, और ये तुमने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा कि थीटा बहुत ही स्मॉल हो तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा तो 12 की मैथमेटिक्स में आएगा, लेकिन ध्यान रखना कि एंगल बहुत ही स्मॉल हो तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा तो सिंपली परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर y अपन बेस d इक्वल टू लैम्डा जी बाई 2t, इसको भी उधर ट्रांसफर करेंगे तो y कितना आ जाएगा लैम्डा जी बाई डी बाई 2t, तो इसको इस टाइप से भी कर सकते हो या इस अप्रोक्सीमेशन से भी, दोनों का मतलब सेम है। बाकी ध्यान रखना कि ये वाला क्वेश्चन और ये पुली वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही अंतर है कि इसमें जो काम रस्सी की टेंशन कर रही थी, इधर वही काम सरफेस टेंशन कर रहा है। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने सरफेस टेंशन 4 देखा, अब हम इसमें अगली चीज देखते हैं सरफेस एनर्जी, या इसको दूसरे शब्दों में सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये तो नाम से ही क्लियर है कि सरफेस टेंशन फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको सरफेस एनर्जी या सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये तो एक बार देखते हैं कि सरफेस टेंशन फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो देखना है। ये तो उसको देखने के लिए सरफेस टेंशन फोर्स का सबसे सिंपल केस लेते हैं, वही फिल्म वाला ही केस लेते हैं। ठीक है, ये तो चलो मान लेते हैं कि इस बार कोई फिक्स फ्रेम है, तो मान लेते हैं इस बार कोई फिक्स फ्रेम है, इसके बीच पे हमने एल लेंथ का कोई स्लाइडर लगा दिया है, और फ्रेम और स्लाइडर के बीच सोप सॉल्यूशन की पतली सी फिल्म बना दी है जिसका सरफेस टेंशन कांस्टेंट टी है। तो हमको अच्छे पता है कि सोप सॉल्यूशन की जो फिल्म है वो स्लाइडर को खींचेगी, जिसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलेंगे, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन किस बार सोप सॉल्यूशन की फिल्म है तो उसमें दो सरफेस होंगी, जो ऊपर वाली सरफेस होगी वो भी खींचेगी टी इंटू एल फोर्स से, जो नीचे वाली सरफेस है वो भी खींचेगी टी इंटू एल से। तो इस स्लाइडर पर टोटल सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा टी एल प्लस टी एल, मतलब टू टी इंटू एल। तो हम सभी को पता है कि सोप सॉल्यूशन की जो फिल्म है वो इस है ना, सोप सॉल्यूशन की जो फिल्म या सरफेस है वो इस स्लाइडर को ऊपर की ओर खींचेगी, और कितने फोर्स है टू इंटू एल इतने फोर्स से खींचेगी, जिसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो बस हमको देखना है कि सरफेस टेंशन फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो देखना है। तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट ही लगाएंगे। ये तो इस सरफेस टेंशन फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो देखना है। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि स्लाइडर को फोर्सफुली मतलब बलपूर्वक ऐसे एक्स जितना नीचे की ओर डिस्प्लेस करते हैं, है ना। वो स्प्रिंग पोटेंशियल के लिए भी तो वही करते थे कि स्प्रिंग पोटेंशियल निकालनी है तो स्प्रिंग को जबरदस्ती एक्स जितना खींचते थे। वैसे इस सरफेस टेंशन फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो ऐसा करते हैं कि इस स्लाइडर को फोर्सफुली एक्स जितना नीचे की ओर डिस्प्लेस कराते हैं। ठीक है, बस तुम बताओ कि स्लाइडर को फोर्सफुली मतलब बलपूर्वक अगर एक्स जितना नीचे की ओर डिस्प्लेस करें तो इस ड्यूरिंग वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा, सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सरफेस टेंशन फोर्स तो 2TL इनटू डिस्प्लेसमेंट x, ये तो वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फॉर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो 2TL इनटू x, लेकिन माइनस होगा। बताओ सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर की ओर है और इसको जबरदस्ती डिस्प्लेस नीचे करा रहे हैं ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, इसलिए वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स 2TL इनटू x तो होगा लेकिन माइनस होगा। तो बस आराम से बताओ, इज ड्यूरिंग वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स माइनस 2TL इनटू x है, तो वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन फोर्स इसका उल्टा प्लस 2TL इनटू x होगा। और तुमको पता होगा कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स ही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन फोर्स प्लस 2TL इनटू x है, तो इसकी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी भी प्लस 2TL इनटू x ही होगी। ये तो वर्क पर एनर्जी में पढ़ा होगा
कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क या मेहनत करते हैं वो फालतू नहीं जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। बस वही तरीका, इस स्लाइडर को फोर्सफुली एक्स जितना डिस्प्लेस करते हैं तो इज ड्यूरिंग वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स माइनस 2TL into x, तो वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन फोर्स इसका उल्टा प्लस 2TL into x, और वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इंक्रीज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, है ना, इंक्रीज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, प्लस 2TL into x। तो इसमें t को अलग करते हैं, t को अलग करेंगे तो 2Lx आ जाएगा। अब इसमें 2Lx क्या है वो देखना है, तो बताओ 2Lx क्या है, सरफेस एरिया में टोटल इंक्रीज। तुम बताओ कि स्लाइडर को x जितना नीचे की ओर डिस्प्लेस किया है ना, तो बताए फिल्म का जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है वो भी Lx जितना बढ़ जाएगा, इसके नीचे वाला जो सरफेस एरिया है वो भी Lx जितना बढ़ जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया में इंक्रीज कितना होगा, 2Lx, है ना, भूल तो नहीं गए, वही कंसेप्ट। इस स्लाइडर को x जितना नीचे की ओर डिस्प्लेस किया है तो उसका ऊपर वाला सरफेस एरिया भी Lx जितना बढ़ जाएगा, नीचे वाला सरफेस भी एरिया भी Lx जितना बढ़ जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया में इंक्रीज कितना होगा, 2Lx। तो 2Lx को हम क्या बोल सकते हैं, सरफेस एरिया में टोटल इंक्रीज। बस हम बोल सकते हैं कि सरफेस एनर्जी में इंक्रीज कितना होता है, T इंटू सरफेस एरिया में इंक्रीज। ये तो आप जनरलाइज कर सकते हैं। तुम बताओ कि सरफेस एनर्जी में चेंज कितना होता है, T इंटू सरफेस एरिया में चेंज। तो जनरलाइज करके बोल सकते हैं कि सरफेस एनर्जी कितनी होगी, T इंटू सरफेस एरिया, है ना। वैसे सरफेस एनर्जी या सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई, तो पूरी हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं, आगे डायरेक्ट याद रखना कि सरफेस टेंशन फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको सरफेस एनर्जी या सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, टी इंटू सरफेस एरिया। ठीक, तो अब इसको कंपेरेटिवली याद रखना, तो ठीक है, इसको कंपेरेटिवली याद रखना, तो अच्छे ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन फोर्स तो कितना होता है, टी इंटू कॉन्टेक्ट लेंथ, और सरफेस एनर्जी कितनी होती है, टी इंटू सरफेस एरिया। तो बस सरफेस एनर्जी जो होती है वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कभी भी सरफेस एरिया बढ़ रहा हो तो समझ जाना कि सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी, और कभी भी सरफेस एरिया घट रहा हो तो सरफेस एनर्जी भी घटेगी। हाँ बच्चों, सरफेस एनर्जी का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सर हमने अभी देख लिया कि सरफेस एनर्जी होती है टी इंटू सरफेस एरिया। बस हम बोल सकते हैं कि कभी भी सरफेस एरिया बढ़ रहा हो तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी, सरफेस एरिया घट रहा हो तो सरफेस एनर्जी भी घटेगी। अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन के पहले एक बहुत छोटी चीज बता देता हूँ जो शायद तुमने 9-10 की मैथमेटिक्स में की होगी, फिर इसको देख लेना। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि स्मॉल आर रेडियस की बहुत छोटी छोटी बूंदे मतलब ड्रॉप्स हैं, और हमको दे रखा है कि ऐसी ऐसी एन छोटी छोटी ड्रॉप्स कंबाइन होकर के बड़ी बूंद बना रही है। देख रहा है, तो वही स्मॉल आर रेडियस की छोटी छोटी बूंदे ऐसी ऐसी एन छोटी छोटी बूंदे कंबाइन होकर के बड़ी बूंद या बड़ी ड्रॉप बना रही है। तो इस बड़ी ड्रॉप की रेडियस कितनी होगी वो देखना है ना। तो इसको करने का कंसेप्ट देखना, तुम खुद बताओ कि छोटी छोटी ड्रॉप कंबाइन होकर के बड़ी ड्रॉप बनाएंगी, तो इस ड्यूरिंग वाटर का मास कंजर्व रहेगा, मास कंजर्व रहेगा, डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है तो वाटर का वॉल्यूम भी कंजर्व रहेगा। तो बस आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना कि बहुत छोटी छोटी, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप कंबाइन होकर के बड़ी ड्रॉप बनाए, तो इस ड्यूरिंग वाटर का मास कंजर्व रहेगा तो वाटर का वॉल्यूम भी कंजर्व रहेगा। मतलब जितना वॉल्यूम शुरू में उतना ही टोटल वॉल्यूम बाद में होगा, है ना, जितना वॉल्यूम इनिशियली उतने बाद में। पहले इनिशियल वॉल्यूम देखते हैं, तो इनिशियली एक बूंद का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो बताओ ऐसी ऐसी n बूंदे हैं तो टोटल वॉल्यूम इंटू n इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनली कैपिटल आर रेडियस की एक सिंगल ड्रॉप बन गई है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। आगे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल तो इससे कितना आ गया, कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू n इंटू स्मॉल आर क्यूब। दोनों क्यूब रूट लेंगे तो r इक्वल टू n की पावर 1/3 स्मॉल आर। तो ध्यान रखना
कि ये चीज अपने फिजिक्स में बार बार यूज होती है, इसलिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, तो आगे थोड़ा मेडिकल के बच्चों टाइप से याद रखना कि एन छोटी छोटी बूंदे कंबाइन होकर के बड़ी बूंद बनाए, तो बड़ी बूंद की रेडियस एन आर नहीं होगी, एन की पावर 1/3 आर होगी। इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, तो ध्यान रखना कि एन छोटी छोटी ड्रॉप कंबाइन होकर के बड़ी ड्रॉप बनाए, तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस एन आर नहीं होगी, एन की पावर 1/3 आर होगी। जैसे अगर 64 छोटी छोटी ड्रॉप कंबाइन होकर के बड़ी ड्रॉप बनाए, तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस कितनी होगी, एन की पावर 1/3 आर, मतलब 64 की पावर 1/3 आर। तो 64 का क्यूब रूट करेंगे तो 4 आर, ऐसे डायरेक्ट करेंगे। चलो ये तो कंसेप्ट था। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखना। देखो इस बार हमको दे रखा है कि वाटर की छोटी छोटी बहुत सारी ड्रॉप हैं, जिसमें हर एक ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आ रहे हैं, और हमको दे रखा है कि ऐसी ऐसी 1000 छोटी छोटी ड्रॉप कंबाइन होकर के बड़ी ड्रॉप बना रही हैं। तो इस ड्यूरिंग सरफेस एनर्जी में लॉस कितना होगा वो देखना है। और मैंने कैलोरीमेट्री के टाइम पे बताया था कि मैकेनिक्स के किसी भी क्वेश्चन में एनर्जी में लॉस हो रहा हो और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए, तो बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं कि एनर्जी में जितना भी लॉस होगा वो हीट में कन्वर्ट होगा। बस अगर ये ड्रॉप कंबाइन हो तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी वो देखना है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है स्मॉल आर रेडियस की 1000 छोटी छोटी ड्रॉप कंबाइन होकर के बड़ी ड्रॉप बना रही है। तो हमको देखना है कि इस प्रोसेस में सरफेस एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी वो देखना है। तो हमको पता है कि सरफेस एनर्जी सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो छोटी ड्रॉप कंबाइन होकर के बड़ी ड्रॉप बनाए तो टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा वो देखना है। ये तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो लॉजिकली सोच सकता है ना? कोई स्मार्ट पर्सन लॉजिकली सोच सकता है, बताओ। ठीक है, हाँ, ये स्मार्ट पर्सन लॉजिकली सोच सकता है कि बताओ जब ड्रॉप अलग अलग होंगी तो ये एरिया भी एक्सपोज्ड होगा, मतलब ये भी सरफेस एरिया का काम करेगा। ये भी एक्सपोज्ड है ना, ये भी एयर से एक्सपोज्ड होगा, मतलब ये भी सरफेस एरिया, ये भी सरफेस एरिया, सब सरफेस एरिया के टाइप से काम करेंगे। तो जब ड्रॉप अलग अलग थी तब सरफेस एरिया ज्यादा होगा। और बताओ जब ये ड्रॉप कंबाइन होंगी, या तो लॉजिकली बताओ कि जब ड्रॉप कंबाइन होंगी तो कुछ सरफेस एरिया दब जाएगा। ऐसे बताओ ये दोनों ड्रॉप कंबाइन होंगी तो ये वाला सरफेस एरिया दब जाएगा, है ना? तो ड्रॉप आपस में जुड़ गई हैं, तो ये एरिया कोई एयर से एक्सपोज थोड़ी होगा। तो बोल सकते हैं कि ये दोनों ड्रॉप कंबाइन हो गई तो ये सरफेस एरिया दब गया, ये दोनों ड्रॉप कंबाइन हो गई तो ये सरफेस एरिया दब गया। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जब ड्रॉप अलग अलग होंगी तब तो एयर से एक्सपोज सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और जब कंबाइन होंगी तो काफी सारा सरफेस एरिया दब जाएगा। तो एयर से एक्सपोज सरफेस एरिया कम हो जाएगा, मतलब सरफेस एरिया में लॉस होगा। तो लॉजिकली दिख रहा है कि जब ड्रॉप कंबाइन होंगी तो कुछ एरिया दब जाएगा, मतलब एयर से एक्सपोज सरफेस एरिया घट जाएगा। ये लॉजिकली सोचा। चलो एक बार इसको मैथमेटिकली कर लेते हैं। तो हमको दे रखा है आर रेडियस की 1000 छोटी छोटी ड्रॉप कंबाइन होकर के बड़ी ड्रॉप बना रही है। तो इस प्रोसेस में सरफेस एनर्जी में लॉस कितना, मतलब सरफेस एरिया में लॉस कितना होगा वो देखना है। कर सकते हैं, चलो। ये तो हमको दे रखा है कि 1000 छोटी छोटी ड्रॉप कंबाइन होकर के बड़ी ड्रॉप बना रही है। तो सबसे पहले बड़ी ड्रॉप की रेडियस कितनी होगी वो देखना है। तो देखो अभी मैंने तुमको चमका करके याद कराया था कि एन छोटी छोटी ड्रॉप कंबाइन होकर के बड़ी ड्रॉप बनाए, तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस एन आर नहीं होती है, एन की पावर 1 बाय, है ना वही। एन छोटी छोटी ड्रॉप कंबाइन होकर के बड़ी ड्रॉप बनाए तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस एन आर नहीं होती है, एन की पावर 1/3 आर होती है। वैसे इस बार 1000 छोटी छोटी ड्रॉप कंबाइन होकर के बड़ी ड्रॉप बनाए, तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस 1000 आर नहीं होगी, 1000 की पावर 1/3 आर होगी, मतलब 10 आर होगी। ठीक है, तो बस अब सरफेस एनर्जी में लॉस कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए पहले सरफेस एरिया में लॉस देख लेते हैं, है ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल एक्सपोज सरफेस एरिया देखते हैं और फाइनली सरफेस एक्सपोज सरफेस एरिया देखते हैं। पहले इनिशियली एक्सपोज सरफेस एरिया। तो बताओ इनिशियली सारी बूंदे अलग अलग है ना, तो इनिशियली बताओ एक बूंद का एक्सपोज्ड सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना?
एक बूंद का एक्सपोज सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो ऐसे ऐसे 1000 बूंदे हैं, तो उनका टोटल एक्सपोज सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1000, तो इनिशियल सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1000 हो गया। अब फाइनल सरफेस एरिया देखते हैं, तो फाइनली 10 आर रेडियस की एक सिंगल बूंद बन गई है, तो इसका एक्सपोज एक्सटर्नल सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई, और इसकी रेडियस 10 स्मॉल आर का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 100 पाई आर स्क्वायर हो गया। बस अब तो मैथमेटिकली पता चल गया ना, बस हमको पक्का पता चल गया कि जब बूंदे अलग अलग थी तब सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1000, और जब कंबाइन होकर के सिंगल बड़ी बूंद बन गई तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100। साफ साफ दिख रहा है कि शुरू में सरफेस एरिया ज्यादा है और बाद में सरफेस एरिया कम है, तो कंफर्म है कि सरफेस एरिया में लॉस हुआ होगा। और कितना होगा, इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया, तो इनिशियल एरिया तो 1000 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस फाइनल सरफेस एरिया 100 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया में लॉस कितना होगा, 900 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया में लॉस इतना है, तो सरफेस एनर्जी में लॉस कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि सरफेस एनर्जी क्या होती है, टी इंटू सरफेस एरिया, तो सरफेस एनर्जी में लॉस कितना होगा, टी इंटू सरफेस एरिया में लॉस, तो टी तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट इंटू सरफेस एरिया में लॉस कितना हो गया, 900 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है ना, इस पूरे प्रोसेस में सरफेस एनर्जी में लॉस इतना होगा, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि सरफेस एनर्जी में जितना भी लॉस हुआ वो हीट में कन्वर्ट होगा, मतलब इस प्रोसेस में इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। ये तो कई बार पूछता है कि इस प्रोड्यूस हीट से वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, वो पूछता है। तो सबसे पहले इस प्रोड्यूस हीट को जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 का डिवाइड करेंगे, और इसके कारण पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वो पूछे, तो इस हीट को Q इक्वल टू ms डेल्टा टी के बराबर कर देंगे। ये तो कर सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर 9 भी इसी टाइप का है, इसमें संख्या है मतलब डिजिट दे रखी थी, इसमें उसी चीज को वेरिएबल में, तो एग्जाम्पल नंबर 9 तुम खुद कर लेना।